आज कितने बच्चे पहली बार इस क्लास में? गुड। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है? चलिए क्या आप बता सकते हैं कल एटीट्यूड में क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग? दिखा नोट्स जल्दी से, देखो क्या क्या हुआ था। So we started with the basic meaning of attitude, in which we discussed attitude is an orientation which can be positive, negative, or ambivalent towards a psychological object which has three components. One is cognitive component, which is known as belief. Then we have emotive or affective component, that is emotion. And then we also have the disposition to behave accordingly, which means we want to behave accordingly. Sometimes we may or may not behave in the real situations. So if all these characteristics are combined into one phenomena, that phenomena is known as attitude. फिर हमने समझा कि एटीट्यूड को कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स वी डिस्कस थ्री एस्पेक्ट्स. वन, सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स में गिवन इन्फॉर्मेशन और उसके बाद बॉन्ड सेटिस्फेक्शन, ग्रुप एफिलिएशन, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल लर्निंग विच इंक्लूड्स क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब पढ़ा. देन वी डिस्कस पर्सनल फैक्टर्स which include personal intelligence levels, IQ levels, maybe interest, maybe creativity levels. And then we discuss the most debatable thing about this, that is biological and gender factors. For biological factors, there is no such debate. With the change of age, definitely we see the change in attitudes. With the change in health conditions, we see the change in attitude, that is fine. With the change of sex or gender, if there are two siblings, one boy, one girl, even if they are maybe twins, दुनिया में खूब रिसर्च इस पर हुई है, पर इंटरेस्टिंग आपको लगेगा. Some of the feminists do believe that all the differences between a man and a woman, other than the biological differences, are cultural constructs. Nothing is biological except the basic biological things like the ability to produce a child. That is biologically given to the women. अगर उन एक दो बेसिक चीजों को छोड़ दें, एबिलिटी टू फीड ए चाइल्ड, अगर इन बेसिक बातों को छोड़ दें, तो देयर इज नथिंग बायोलॉजिकल, एवरीथिंग एल्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी और द कल्चर. कुछ लोग मानते नहीं. देयर इज ए थिंग कॉल्ड ह्यूमन बायोग्रामर एंड द बायोग्रामर ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स इज डिफरेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बच्चे होंगे, लड़के लड़की, जब भी बड़े होंगे, आपने देखा होगा कि 8-10 साल की उम्र होते होते, बल्कि आजकल तो 6-7 साल की उम्र होते होते लड़कियों का बिहेवियर और लड़कों का बिहेवियर अलग होने लगता है. मैं जब अपने आसपास देखता हूँ बच्चों को, 5-6 साल की बच्चियों को सेल्फी खिंचवानी आ जाती है कि गर्दन कितने कोण पे घुमानी है, क्या एंगल हो, आंखें कहाँ ले जानी है, और होंठ कैसे फुलाने हैं उस समय, और फिर वो सेल्फी खींच के कैसे खुद को बेस्ट परफॉर्मेंस लेवल पर लेके जाना है. और लड़के ताउम्र गधे की गधे रह जाते हैं इस मामले में. फोटो खिंचवाने के समय लगता है कि जेल का कैदी खड़ा हुआ है और उसको जबरदस्ती मार के फोटो खिंचवाई जा रही है उसकी. ऐसा क्यों? आप लोग मानते हैं कि ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं मैं किसी आइलैंड पे रहता हूँ, है ना, मैं भी उसी समाज में जहाँ रहते हैं. ऐसा क्यों होता होगा? दो ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है. वन, biologically girls do have some tendencies which increase or which are expressed with the time, and they are more into such things, more into the things which can help them look beautiful. एक भी हो सकता है. Second, during the child rearing, there are some impacts on the girls, not on the boys, which compel them, which motivate them, inspire them to look beautiful and to do such acts through which they can be known as a beautiful human being. अभी सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इस पर डिबेट है. तो इंग्लैंड में एक रिसर्च हुआ, मेरे ख्याल से करीब 50 साल पहले की बात है. उसको बोलते हैं नॉन सेक्सिस्ट चाइल्ड रेयरिंग. एक एक्सपेरिमेंट हुआ. द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज वी विल कीप, let us say, 10 boys, 10 girls from the very childhood in one hostel, and that hostel will be cut off from the remaining society. In this hostel, the people working as the wardens or in any authority positions, they were trained adequately to behave exactly same with the boys and with the girls. It was made sure that the toys are given to the boys and girls which are equal. सारी choices equal हैं. खिलौनों का कमरा है, दोनों को दे दिया, कोई भी चल लो अपने आप. देखना है कि लड़की अपने आप डोल चुनती है, कोई लड़का मैकेनिक्स चुनता है, ये वो चॉइसेस सोसाइटी देती है इसलिए चुनते हैं. आपने देखा होगा लड़कों को जनरली कौन सी खिलौने अच्छे लगते हैं? मैकेनिक्स, ट्रेड वाला खेलने वाला कुछ हो, या वायलेंस वाला हो, बैट बॉल, है ना, हॉकी, जिसमें मारपीट होती होगी, किसी रहेगी सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस, बॉक्सिंग जैसे सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस दिस गेम में होगी. दे आर मोर अट्रैक्टिव टू दोस गेम्स. तो लड़कियों के बारे में परसेप्शन है, आई डाउट कि वो सही है. परसेप्शन ये कि उनको गुड्डा गुड्डी एक गुड़िया चाहिए, तो सुबह सुबह उठ के उसी कंगी करेगी, मेरी बेटी, ये मेरी बेबी है, अब ये सोएगी, अब ये सोएगी, फिर उसको सुलाएगी. एक छोटा सोफा, एक छोटा बेड, एक छोटा गैस सिलेंडर, एक छोटा चूल्हा, पूरी व्यवस्था सेट कर लेती है. और फिर वो मम्मी से बोलती है, मम्मी मम्मी मेरी बेटी की शादी होने वाली है, दूल्हा बाहर से आने वाला है, आप नानी हो तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस. फिर नानी माँ पूरी व्यवस्था करती है, उसकी बेटी की शादी है, पूरा तामझाम चलता है घर के अंदर. आज गुड़िया की शादी है गुड्डे के साथ, और लड़कियों का नाम जनरली गुड़िया ही रखा जाता है इसलिए. और बच्ची धीरे धीरे समझ जाती है गुड़िया और मैं एक ही है, मेरी माँ ने इस गुड़िया को पाला है, ये गुड़िया इस गुड़िया को पाल रही है. एंड इन ए वे दिस इज ए ट्रेनिंग कि बेटा अभी से सीख लो, करना यही है बाद में. ये वाली प्लास्टिक की फिर असली आ जाएगी, इतना डिफरेंस है. सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेनिंग. गेम्स, स्पोर्ट्स एंड टॉयज आर ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग. ऐसी ट्रेनिंग जो पता नहीं चलती है पर होती ट्रेनिंग है. सो दैट द गर्ल इज मेंटली प्रिपेयर्ड to rear a child or more than one children when she is a grown human being, grown up individual. तो एक्सपेरिमेंट में कोशिश की गई कि लड़के लड़की को बिल्कुल एहसास करवाना ही नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है. दे आर जस्ट चिल्ड्रन, नथिंग एल्स. 10-12 साल एक्सपेरिमेंट चला और फिर फेल हो गया, क्योंकि उस हॉस्टल में भी लड़कियां लड़कियां हो गई और लड़के लड़के हो गए. कोशिश थी कि लड़के लड़कियां ना हो, केवल बच्चे रहे. आप समझ रहे सेंटेंस को?
तो लड़कियों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगे जिनको सोसाइटी में गर्ल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और लड़कों में वो जो बॉयज टेंडेंसीज होती है वो आने लग गई। क्यों आई कहना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बाहर की सोसाइटी से था इन बच्चों का, थोड़ा बहुत, बहुत कम था। सो मे बी दैट इम्पैक्टेड, बट वन सुपर एक्सपेरिमेंट ऑफ सेक्सलेस और नॉन सेक्सिस्ट चाइल्ड rearing finally failed. So there is a dispute whether girls and boys are different at the level of biology or biogrammar, or all the boyish or girlish things are social constructs. Some feminists believe they are just social constructs, nothing else. Some people, especially from anthropology, some from sociology, believe no, there is a human biogrammar. I believe both the things are right to some extent. Biogrammars do work to some extent. Social constructs also work. तो हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई लड़का है या लड़की है तो उसके एटीट्यूड्स में डिफरेंस का होना प्रोबेबल है. We can believe in that to some extent. Genetic पे debate थी, and I told you the names of two psychologists yesterday, Waller and Bouchard, in 1990 and 92. तब रिसर्च से ये फाइंड आउट किया गया कि identical twins, even if they are put in different conditions, even then the attitudes they have are starkly similar. And this amused the psychological researchers, and then they had to come up with a theory that genetics do play an important role in the attitudes. So this was the last thing which we discussed yesterday. ये मैंने जरूर कहा था कि जो केवल गट लेवल प्रेफरेंसेस हैं, म्यूजिक, फूड, ये सब यही डिसाइड होता है, उससे सारे एटीट्यूड्स नहीं होते हैं. जैसे पॉलिटिकल पार्टी मुझे कौन सी पसंद है, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द जीन्स, बट द बेसिक इंटरेस्ट इन फूड, बेसिक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और बेसिकली आई एम ए हैप्पी पर्सन, और बेसिकली आई एम मनहूस पर्सन, दिस कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम द जेनेटिक लेवल प्रेफरेंसेस. दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मेडिकल साइंस अबाउट दिस थिंग. फाइन, यस. किसका पोस्टर? क्यूट बच्चों के. हाँ, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, इसका मुझे बहुत पता नहीं है. कह रहे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं दीवार के सामने क्यूट बच्चों के फोटो लगा लेती हैं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? मतलब एक फर्क तो ये कि उसको देख के उनको अच्छा लगता होगा, हैप्पी रहती होंगी. जब हम खुश होते हैं तो हमारे हार्मोन्स भी वैसे सीक्रेट होते हैं. हो सकता है कि उस प्रोसेस से उस बच्चे को जो फीड मिलता होगा, कुछ इंपैक्ट ऐसा होता है कि बच्चा भी खुश खुश पैदा हो. देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बट आई कैन नॉट कोट ए रिसर्च ऑन दिस कि ऐसा रिसर्च हुआ और साबित हो, बट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी. और इसलिए जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो बहुत उनकी केयर की जाती है कि तुम खुश रहो, तुम अच्छे मन से रहो, अच्छा भोजन करो, क्योंकि जो वो खाएंगी और जैसे वो फील करेगी, जो हार्मोन्स उनके सीक्रेट होंगे, वही सब एक खास कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बच्चे को मिलता है. So in the making of the child, all those hormones and all the food the woman is taking definitely plays an important role. So there must be some possibility. बच्चे ये नहीं कि बच्चा वैसा हो जाएगा, वो नहीं है. बच्चे को देखा वो खुश हो रही है, खुशी से हार्मोन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका इंपैक्ट आता हो. तो ऐसे ही करना, जब 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, पोस्टर लगवा देना थोड़े से, एंड देन यू विल हैव ए हैप्पी बेबी इन योर होम. ठीक है. अच्छा, आपने क्या कहा, पढ़ा था? अच्छा, क्या पढ़ा था आपने, बताएं. हाँ, एकदम ठीक बताया, मैंने तो बताया था. आप उस समय झपकी आ गई होगी, आपको मैंने बताई थी ये बात. जीन्स चेंज नहीं होंगे, समझो इस बात को. इन्होंने सवाल पूछा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर उस समय कोई खास म्यूजिक सुने तो बच्चा वैसा ही म्यूजिक पसंद करता है. हमने कल इसकी बात की भी थी, है ना, लाते मारने लगता है एकदम वैसे ही. तो ये कह रहे हैं कि क्या इसका ये मतलब है कि म्यूजिक वगैरह सुनने से जीन चेंज हो जाते हैं? इसको फिर ध्यान से समझना है. जब बच्चा पैदा होता है, उसकी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी जेनेटिक नहीं होती हैं. जेनेटिक सिर्फ उतना पार्ट है जो डीएनए, जीन, सेल के लेवल पे बना हुआ है, दैट्स ऑल. लेकिन उस बच्चे का 9 महीने का एक्सपीरियंस भी है. द एक्सपीरियंस ऑफ 9 मंथ्स इन द वूम, उसमें उसने क्या क्या उसको मिला, न्यूट्रिएंट्स क्या मिले, किस तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन उसके माँ के पास हुआ जो इनडायरेक्टली उसके पास तक आया, एंड द एक्टिविटीज विच ही वाज डूइंग. अगर वो 3-4 बार फंस गया तो उसकी मेमोरी में वो चला गया, उससे वो वाले एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे कि मैं फंस गया हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ. तो उस 9 महीने के एक्सपीरियंसेस जो है, म्यूजिक सुना वो एक्सपीरियंस है, वो जीन नहीं है. सो लिसनिंग टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक और हैविंग ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड थ्रू हर मदर्स फूड इज नॉट जेनेटिक. It's based on experiences, and these experiences are shaping this child's memory. And due to this memory, when the child takes birth, वो आपको लगता है कि बर्थ हुआ, उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो तो 9 महीने से था ही. लोकेशन चेंज हुई है, ट्रांसफर हुआ उसका, सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, और उसके पहले के एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज काम कर रही हैं. और इसलिए वैसी आवाज सुन के जब वो हंसता है, सोचते हैं कि भगवान से बात कर रहा है. नहीं, 9 महीने अंदर के एक्सपीरियंस उसको याद आ रही है कि हाँ ये आवाज सुनी हुई है. तो जेनेटिक नहीं है. एवरीथिंग दैट द चाइल्ड इज डूइंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द जीन्स. ए लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू डू विद द मेमोरीज ड्यूरिंग द टाइम ही और शी वाज इन द वूम ऑफ द मदर. जी बोले. किस सुप्रीमेसी को? रेशियल सुप्रीमेसी को इससे क्या लिंक बनेगा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटेलिजेंस में हम रेशियल सुप्रीमेसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में. आप मुझे लिंक क्या तो बताएं. ये कह रहे हैं कि दिस थियरी विल प्रमोट और रिफ्यूट रेशियल सुप्रीमेसी. हाउ आर यू लिंकिंग दिस टू थिंग्स? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. देखो, व्हेन यू आर स्टडीइंग साइंस एंड साइकोलॉजी इज साइंस लाइक फिजिक्स, मैंने कहा कि फिजिक्स पढ़ते हुए ये नहीं कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा है. द नेचर ऑफ फिजिक्स इज टू जस्ट डिस्क्राइब व्हाट द रियलिटी इज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, आई हैव नो रिस्पांसिबिलिटी टू प्रूव और डिसप्रूव सम सोशल थिंग. My or any psychologist's responsibility is just to see the truth and reveal it for the masses. So the truth is that some of the fundamental or gut level attitudes are impacted by the genetic differences. अब इससे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे बहुत बेसिक चॉइसेस की बात है, म्यूजिक और फूड. एंड फूड एंड म्यूजिक आर नॉट द आर्गुमेंट्स ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ एनी रेस.
नहीं, वो इंटेलिजेंस में है, उसको वहां हम देखेंगे। इंटेलिजेंस पे तो हम डिटेल में बात करेंगे, रेशियल सुप्रीमेसी इन ऑल्दो इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट इफ यू वांट वी कैन डिस्कस फॉर 5-10 मिनट्स, इट विल बी देयर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। आप सच में चाह रहे हैं मैं जवाब दूं इस बात का? सच में? चलिए मैं आपको सवाल बता दूं। पहले ये कह रहे हैं कि ओशो रजनीश ने कहा है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ अपने बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, जैसे महावीर की माता जी ने किया, गौतम बुद्ध की माता जी ने किया। इसका सबसे अच्छा आंसर है नो कमेंट्स, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मुझे जेल हो जाएगी। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, ठीक। मतलब माँ ज्योतिषी थोड़ा बन जाती है उस टाइम भाई, कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं ज्योतिषी बन नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। गप है गप, ठीक है। बच्चों इन चीजों से, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, नाउ आफ्टर स्टडीइंग द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, अब हमें जो पढ़ना है वो कुछ रिलेशनशिप्स पढ़नी है। और रिलेशनशिप्स में जाने से पहले एक चीज देखेंगे कि एटीट्यूड्स के फंक्शंस क्या होते हैं। इन योर सिलेबस दे हैव मेंशन्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड्स। स्ट्रक्चर, you understand there are three components in an attitude, that is a structure. Functions का मतलब क्या होता है? Functions, when we use this term in sociology or social psychology, functions refer to the benefits of something. So when we say functions of attitudes, it means what is the role that attitudes play in our lives, and we're talking about positive impact, positive role, not about the negative role. So functions or benefits of attitude वो क्या होंगे? So since benefits are made of, since attitudes are made of three things, so we can also discuss the benefits on the ground of those three parts. First is cognitive benefits or cognitive functions. Second is emotive or affective functions. And third one is behavioral functions. Behavioral functions. So there are three kinds of functions about this topic. First is cognitive. So cognitive functions means how does an attitude help us at the cognitive level. So cognitive, I hope you're understanding the process of thinking, the process of deciding, whatever we do from the head, from the brain. All the functions of the brain are known as cognitive functions. हम लोग बोलते हैं ना कि ये ब्रेन है, इधर हार्ट है, और लोग जब बोलते हैं मैं दिल से कह रहा हूँ, है ना, ये दिल खोल के दिखा सकता हूँ, इसके अंदर खाली तुम्हारी फोटो है। तो कभी खोल के दिखा मत देना भाई किसी को, क्योंकि यहाँ जो हार्ट है उसका काम केवल ब्लड सप्लाई करना है। इट डजंट सप्लाई इमोशंस, इट ओनली सप्लाइज ब्लड। अगर वो खोल दिया तो फिर सप्लाई रुक जाएगी और 2-3 सेकंड में मामला खत्म है। ईमानदारी से ध्यान रखना, जब भी आप कहो कि मैं दिल से प्यार करता हूँ, इमोशन से प्यार करता हूँ, तो कैसे बोलना? ऐसे, इमोशन से प्यार करता हूँ। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज इमोशंस, सो इमोशंस आर नॉट कमिंग फ्रॉम हियर, दे आर कमिंग फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब बोलो तुमसे लॉजिक की बात करनी है, ऐसे करना, यू आर वेरी लॉजिकल एंड दिस इज माय इमोशन टू यू, ऐसे। तो ठीक से करना, वरना लोग सोचेंगे अखा क्या बोलते हैं, माझी से, हाँ वैसी वाली फीलिंग आ जाएगी, इसका दिमाग सड़क गया लगता है। नहीं, तो इमोशंस यहाँ है। तो जब घुटने पे झुक के किसी को फूल दो, साथ में ऐसे करना, यहाँ से प्यार करता हूँ मैं तुमसे, यहाँ से प्यार करता हूँ, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन से प्यार करता हूँ, ठीक है। उसका लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ठीक हुआ तो एक्सेप्ट कर लेगा, या कर लेगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इसको ठीक से आता है, पढ़ा लिखा इंसान है। और अगर उसको लगा अजीब है तो समझ लो कि उसको कुछ नहीं आता है, और अच्छा रिजेक्ट कर दिया उसने। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या हैं? 2-3 फायदे होते हैं एटीट्यूड्स के। नंबर 1, इट सेव्स अस और दे सेव अस फ्रॉम अनवांटेड इंफॉर्मेशन, सेफ्टी फ्रॉम अनवांटेड इंफॉर्मेशन। कभी इसको ठीक से समझेंगे ना अपने आसपास की दुनिया को, आप सोचेंगे कितना कमाल है, वरना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं एटीट्यूड्स ना हो तो। क्यों कमाल है? तो जरा अभी की सिचुएशन सोचिए कि भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, उनका चेहरा दिख रहा है, उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने हैं, किसी ने माथे पे टीका लगाया है, किसी ने चश्मा लगाया, कोई टोपी पहन के बैठा है, कोई सीधी टोपी, कोई उल्टी टोपी पहन के बैठा है, सब अलग अलग स्टाइल से बैठे हैं, है ना। कोई टांग पे टांग रख के बैठा है, कोई सीधा बैठा है, कोई चौड़ी मार के बैठा है, सब मुझे दिख रहा है, अगर देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। पर सवाल है कि अगर मैं इन सब चीजों पर ध्यान देने लग जाऊंगा, देखिए हमारी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है, एंड व्हेन आई प्रोसेस एनी इन्फॉर्मेशन आई हैव टू कंज्यूम ए लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी। बिट्स बाइट समझ लो कि 2 मेगाबाइट खर्च हो गया इसी में कि सबको देखने में किसने क्या पहना हुआ है। अब मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना चाहूंगा? वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। एंड यू आर लुकिंग एट मी, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड एंड ए लॉट ऑफ थिंग्स, जो पीछे बैठे उनको बहुत सारे सेल भी दिख रहे हैं अपने सामने, उसके बाद बोर्ड दिख रहा है। एंड व्हेन यू गो आउट, लेट अस अज्यूम यू आर कमिंग आउट ऑफ द मेट्रो स्टेशन, ए लॉट ऑफ बोर्ड्स, ए लॉट ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल रोमिंग अराउंड, बहुत सारे पिलर्स हैं, बस स्टॉप है, वहां कोई बस खड़ी है, कोई ऑटो खड़ा हुआ है, पी 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 आवाजें हो रही हैं, उसके बीच से आप आ रहे हैं। सो मेनी इनपुट्स आर ऑलवेज सराउंडिंग यू, एंड इफ यू कीप स्टार्टिंग टू focus on all the inputs you are receiving, all your mental energy will be exhausted and you won't be able to do what you really intend to do. So in order to be a comfortable person, we have to understand the art of not giving attention to a lot of things. और ये कैसे आता है? एटीट्यूड से आता है। सो यू हैव सम एटीट्यूड्स, जैसे अभी आप एटीट्यूड क्या कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विस अपने दिमाग में बैठा हुआ है। एक दूसरा आपके मन में हो सकता है कि आप जिस उम्र में है, तो जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे गए, 50 लोग बैठे, किसी पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, अचानक एक को देखा यूपीएससी के नोट्स लेके पढ़ रहा है, जैसी नजर जाएगी आप खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग कहेगा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। अब ध्यान से देखें क्या पढ़ रहा है आदमी, फिर आप सोचेंगे अच्छा आप भी निकालेंगे किताब ले, अंडरलाइन करने लगेंगे कि अकेला तो ही है, अभी पढ़ेंगे।
100 लोग बैठे थे केवल एक पे ध्यान दिया, बिकॉज योर एटीट्यूड्स आर मेकिंग और इंस्पायरिंग यू टू फोकस ऑन दिस इनपुट, नॉट ऑन एनी अदर इनपुट। या फिर 100 लोग बैठे कहते कहते आप देखें ध्यान दें, अचानक किसी का चेहरा देखे अरे बाप रे बाप, फिर आपने बस यही फोकस करना है, आज की यात्रा अच्छी रहेगी। और आप वहीं खंबे से टिके खड़े हो गए, किताब डाली बैग में, भर लीजिए किताब, बैग लगाया कंधे पे, और सिंगल फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने कहा कि आज की यात्रा में कोई और पर्पस नहीं। बदतमीजी नहीं, लेकिन आप सोच क्या बात है, दुनिया इतनी सुंदर है, हम ही ऐसे क्यों बने, और ठीक है, बट यू नो you have to choose some inputs out of the thousands of inputs available so that you can have focus in your life on anything that you want or that you need at that particular moment of time. इसलिए कहते हैं साइकोलॉजी में कि एटीट्यूड सबसे बड़ा फायदा पहुंचाते हैं हमें, बहुत सारे अनवांटेड इंफॉर्मेशन या इनपुट से बचा लेते हैं, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। सेकंड है रेडीमेड सॉल्यूशंस। रेडीमेड सॉल्यूशंस, रेडीमेड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मैंने एथिक्स में कहा था, यहां भी कह रहा हूं, आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके एथिक्स फॉलो करते हैं, most likely you will not be able to know the reality of the universe through the eyes of your religion, but you will find easy answers to everything. Every religion gives answers to all the fundamental questions, and generally all of them give the wrong answers, but the people believe them to be the right answers and they are comfortable with the answers. आम आदमी को रत्ती भर मतलब नहीं कि आंसर सही गलत है, उसको मतलब है कि आंसर है मेरे पास, दैट्स ऑल। द सेम हैपेंस विद एटीट्यूड्स। मैंने कल ही कहा था कि जो कॉग्निटिव पार्ट है, इट डजंट मीन वी हैव टू हैव द वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और राइट नॉलेज, नो, वी जस्ट नीड टू हैव अ बिलीफ। बिलीफ कैन बी राइट, बिलीफ कैन बी रॉन्ग ऑब्जेक्टिवली, even if I have a wrong belief, but it is my belief, so I can create an attitude on that belief and that is enough for me to live my life. अब इससे क्या होता है एटीट्यूड से? जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को पेरेंट्स है, बेटा दिल्ली जा रहे हो, हमें पता दिल्ली में क्या होता है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हम स्मार्ट पेरेंट हैं, तुम जहां कहोगे हम बोलेंगे हाँ, बस बेटा ये जो लोग होते हैं ना ठीक नहीं होते हैं, बस यहां मत ले आना किसी को, बाकी किसी को ले आओ तुम, वी आर विद यू। आजकल जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं सेकंड लेवल पे यहां तक आ गए। पिछली पीढ़ी में क्या बोलते थे, खबरदार पढ़ के आना सिर्फ, बाकी हम देखेंगे। अब बोलते हैं ठीक है, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, वी रिस्पेक्ट योर ऑटोनॉमी एटसेट्रा, बट डोंट ब्रिंग एक्स वाई जेड। वो अलग अलग घर में अलग होता है। मुझे एक बच्चा बोला कि मेरे पेरेंट्स बोले कोई भी चलेगा, मुसलमान नहीं होना चाहिए, बेशक ईसाई ले आओ। मैंने कहा क्या बात है। दूसरा आपको ये बोला, हाँ, दूसरा क्या बोला, दूसरा क्या बोला कि मुझे बोले हिंदू लाओ, मुसलमान लाओ, सिख लाओ, ईसाई लाओ, बस ऐसी मत लाना। तो पहले वाले कम्युनल वाले रास्ते पे चल रहा है, ये कास्ट वाले रास्ते पे चल रहा है। और जो सुपर स्मार्ट पेरेंट्स हैं बोलते बेटा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्हाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन कुछ लेना, बस बहू लाना। कुछ लोग सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, तो हर पेरेंट की भी टेंशन है ना। अब लेट अस अज्यूम यू हैव बीन गिवन एन एटीट्यूड कि सब ठीक है, वो नहीं चलेगा, तो आप मन बना के आ रहे हैं कि भाई मम्मी पापा की इतनी बात तो मान लेनी चाहिए, इतना तो उनका हक बनता ही है, हर महीने भेजते हैं पैसे, कुछ तो बनता ही उनका भी। तो एक दिन आपको मेट्रो में किसी को देख के आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन हुआ, और आपने सोचा बाद में बात बिगड़ने ने पहले पूछा, आपने कहा सी यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल और यू आर ए हैंडसम बॉय एंड आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन यू, नॉट मच बट यस आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन यू, सो बिफोर वी स्टार्ट और बिफोर आई स्टार्ट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू इम्प्रेस यू आई नीड टू जस्ट चेक वन थिंग, व्हाट्स योर गुड नेम। और उसने कहा मेरा नाम रहमत है। आपने कहा ओके सॉरी बाय बाय, बात ही खत्म, टेंशन की बात ही नहीं है। कितना सिंपल सॉल्यूशन, रेडीमेड सॉल्यूशन, कितना बढ़िया। और अगर उसने कहा कि मेरा नाम कुछ भी सोच लीजिए सुनीता है, आपने ओ गुड, फिर आपको ध्यान है पापा ने कहा था बेटा हिंदू मुसलमान चलेगा, कास्ट देख लेना, आपने कहा अच्छा इसके आगे क्या है, उसने कहा सुनीता कुमारी है, आपने कहा थोड़ा और स्पष्ट करो है ना, इट्स नॉट क्लैरिफाइंग। अब पापा का नाम क्या है आपके, फिर उसने कहा पापा का नाम है संजीव कुमार चौबे। यस, सो मिस चौबे can you meet me at CCD tomorrow because a lot can happen over a cup of coffee। आपको नाम से मतलब ही नहीं, आपको सरनेम से मतलब है। So simple solution. So attitudes provide us, मैं फिर कह रहा हूँ, attitude they do not provide us good solutions, they provide us easy solutions, and everything that is easy is not necessarily good or progressive, they provide us easy solutions. तो safety from unwanted information, ready-made solutions, और इसी बात को आप कह सकते हैं they save our time and energy। हर बात पे दिमाग नहीं लगाना है, कितना दिमाग लगाएंगे, दिमाग भी तो एक स्केर्स रिसोर्स है जिसको सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। सो वी कैन नॉट वेस्ट आवर मेंटल एनर्जी इनटू सेवरल थिंग्स। ये कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत सारे आते हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि एटीट्यूड से कॉग्निटिव बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं हमें। बीच में सो गए थे ना, बीच में नींद आई थी ना, थोड़ी देर आई थी 4 सेकंड आई होगी। सुनो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि व्हाट आर द कॉग्निटिव फंक्शंस, वो बताऊंगा आधे घंटे बाद इन डिफरेंट टॉपिक। मैंने बताया था और इसी स्लाइड पे लिखा भी है ऊपर ये। So when we talk about functions in this topic, functions means benefits. So when I'm saying cognitive functions of attitudes, I intend to say what are the benefits of attitudes at the cognitive level. So how they save us from cognitive work, extra work. And this is the answer to that question. This is not the answer to the question what all things we do at cognitive level.
ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद आएगा, आधे घंटे बाद। अगर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो आधा घंटा है भी आपके पास। चलिए, ये सब हंसी मजाक लोड मत लेना वैसे, वो ठीक रहता है, मजाक होता है ना, उससे बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं। बीइंग ए टीचर आई हैव रिस्पांसिबिलिटी, हर 10 मिनट में रिफ्रेश बटन दबाना होता है सबका। तो रिफ्रेश बटन दबाने का तरीका क्या है, कोई जोक क्रैक कर दो गंदा सा, उससे बच्चे हंसते हैं। और होते घिसे जोक से, पर आपको वही अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूं, तो फिर मैं वही सब क्रैक कर देता हूं ताकि आप हंसें और फिर न्यूट्रलाइज हो जाए मामला, थकन वाला। नाउ कमिंग टू इमोटिव एंड इफेक्टिव फंक्शंस, देखिए हाउ डू एटीट्यूड्स हेल्प अस एट इमोशनल लेवल। दिस इज द मीनिंग ऑफ इमोटिव फंक्शंस। देखिए, इमोशनल लेवल में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन या सेल्फ एक्सप्रेशन कह लीजिए, एक ही बात है, सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। कभी अगर आपने गौर किया हो कि आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं, कभी सोचिएगा इस बारे में। व्हेन आर यू मोस्ट हैप्पी एंड व्हेन योर हैप्पीनेस एट द सुप्रीम लेवल, कभी इस पे सोचिएगा। ये बहुत गोलू आंसर है, फिल्म्स हो जाता है तो इस तरह के बहुत गोलू आंसर किसने देखी, जब फिल्म्स हो जाता है हमारा, तो ये बहुत प्यारा, बहुत मासूम आंसर है वैसे वाला कि मैं ढालू पे वोट दूं, मैं ढालू पे, मैं तमल पे वोट डालू, मैं तमल पे, ये वैसे वाला आंसर है ना। आपको सबसे अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, तो कुछ तो रीजन होगा इसका। और जब आप दोस्तों के साथ होते हैं, आपकी हार्ट टू हार्ट बातचीत हो जाए किसी के साथ, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कभी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकता है। सबसे अच्छा समय इंडिविजुअल की लाइफ में वो है, मतलब पेट भरा होना चाहिए, भूखे पेट नहीं होता है, पेट भरा है, बेसिक नीड्स फुलफिल्ड है, उसके बाद की बात हो रही है। व्हेन यू टॉक टू समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू एंड यू टॉक विदाउट हैविंग any curtains in between you and that person, and you can talk your heart, you're not required to use a lot of brain while talking to that person. और जब हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस होती है, दिल से दिल की बात होती है, तो उस समय आपको सबसे गहरा सुकून मिलता है। इसका रीजन है, एंड व्हेनेवर यू फील सम स्ट्रेस में बी और एंजाइटी और डिप्रेशन, डिप्रेशन तो आपको नहीं हुआ, वो डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज होती है। लोग ऐसे बोलते हैं मुझे आज सुबह डिप्रेशन हो गया था, आज सुबह होता तो आप यहाँ नहीं होते। डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज होती है ना, बहुत खतरनाक चीज होती है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, कभी कभी थोड़ी एंजाइटी होती है, एंजाइटी स्ट्रेस से अगली स्टेज है। व्हेन यू हैव थॉट्स इन द स्पीड ऑफ रॉकेट, रॉकेट की स्पीड से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, दैट इज एंजाइटी। सस्टेन्ड एंजाइटी कैन लीड यू टू डिप्रेशन, स्पेशली इफ इट इज रनिंग फॉर मोर देन 2 वीक्स रेगुलरली। तो डिप्रेशन बोलना बंद कर दीजिए, बड़ी खतरनाक चीज है, भगवान ना करे किसी को हो। इतनी गंदी स्टेज वो होती है जिनको होती है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट इफ यू हैव सम स्ट्रेस और एंजाइटी, द बेस्ट वे इज टू फाइंड ए गुड साइकोलॉजिस्ट अराउंड यू एंड टॉक टू दैट पर्सन। और ये नहीं सोचना लोग मुझे पागल समझेंगे, हो जाने से अच्छा समझ ले, है ना, चले जाओ। बॉडी खराब हुई, खट से गए, दवाई लिखा ली, तो ये तो खराब हो सकता है, जाओ। एंड ए गुड साइकोलॉजिस्ट विल जनरली नॉट सजेस्ट यू एनी मेडिसिन, तो दे भी नहीं सकते अगर वो साइकियाट्रिस्ट नहीं है तो, पर सजेशन हम तो नहीं देते, बहुत बहुत सिंपल सॉल्यूशन देते हैं। एंड व्हाट दे एक्चुअली डू इज दे विल लिसन टू यू फॉर मे बी हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स। जहां जहां आप बोलते हुए रुकने लगेंगे कि कुछ आपको लग रहा है बोलूं कि ना बोलूं, छिपा लूं, वहां आपको थोड़ा सा प्रोवोक कर देंगे ताकि बोल दें वो बात भी। आप बोलेंगे एक बात को लेकर बहुत परेशान हो, कह नहीं पा रहा हूँ, वो प्रेशराइज नहीं करेंगे, बोलेंगे आपकी चॉइस है, ठीक लगे तो कह दीजिए। एंड आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, आई एम सपोज्ड टू कीप योर प्राइवेसी इंटैक्ट, आई कीप माय क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एट एनी कॉस्ट, सो यू कैन हैव ट्रस्ट ऑन मी इफ यू वांट, मे बी इट कैन हेल्प यू। और ऐसे करते करते आपके मुंह से वो हर बात निकलवा लेंगे जो आपको परेशान कर रही है। और 2 घंटे बाद आप उठेंगे वहां से, आप बाहर निकले, दोस्त को बोलेंगे यार मजा आ गया यार, आई एम फीलिंग रिलीव्ड, बड़ा सुकून मिल रहा है। और 2 घंटे में 1 घंटा 55 मिनट आप बोले हैं, वो नहीं बोला है, ये बोलिए। A good psychologist is basically a good listener, and he or she makes sure that you are able to speak your heart without any control, without any curtain, and you can speak whatever you want to speak. Whatever has been troubling you, you are able to speak comfortably, even with the usage of abusive words. They don't mind. वो कहेंगे आप गाली दे लीजिए 3-4, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको ना दे रहे हैं आप, किसी और को दे रहे हैं, दे दीजिए। और जैसे ही आप वो सब लैंग्वेज यूज करते हैं, आपको इतना रिलीफ मिलता है। ये वैसे ही है कि वॉमिटिंग होना चाहिए, हो नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या करना है, उंगली गले में डाल लेनी है, वॉमिटिंग हुई, फिर अब बड़ा शांत लग रहा है। तो ये कौन सी है, ये थॉट्स की वॉमिटिंग है, इमोशंस की वॉमिटिंग है। एक बार हुई, मन शांत हो गया। और इसलिए कहते हैं कि when you are able to express yourself without any curtain, you are the happiest person in that moment. And attitudes help you to self-express or to express yourself. कैसे? In the process of socialization, your attitudes become a part of your personality. And after a point of time, your personality and your attitudes become identical. And when in your society, you are able to express your attitudes, you feel the satisfaction of expressing yourself. So, different researchers have proved and discussed, because the attitudes are forming the core of personality, so expressing the attitudes in the social atmosphere gives us the satisfaction of expressing ourselves. हिंदी में तो कहते हैं कि इंडिविजुअल को व्यक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि वो खुद को व्यक्त कर पाता है। व्यक्त समझते हैं, एक्सप्रेस करना। जो खुद को व्यक्त कर सकता है वो व्यक्ति है, जो नहीं कर सकता वो वस्तु है। क्योंकि गहरी उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने कर रखी है, वो इंग्लिश वाले वर्ड में इंडिविजुअल में नहीं आती होती, लेकिन हिंदी वाले वर्ड में आती है। सो दिस इज वन थिंग, सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। दूसरा जो होता है कि जो सोशल कंसर्न है, एक्सप्रेशन ऑफ सोशल कंसर्न्स, एक्सप्रेशन ऑफ सोशल कंसर्न्स। कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे कि इंसान प्योरली सेल्फिश है, इंसान प्योरली अल्ट्रुइस्टिक है, या कॉम्बिनेशन है। तो आपको लगा कॉम्बिनेशन ही ठीक होगा, आपने कॉम्बिनेशन के बारे में फाइनली कहा था। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड ओनली विद द एक्सप्रेशन ऑफ योरसेल्फ। एज द सोशल बीइंग्स वी आर आल्सो सपोज्ड टू बी इन सोसाइटी, बिहेव एज द एक्टिव पार्ट्स ऑफ सोसाइटी।
और जो साइकोलॉजी के लोग हैं सीनियर लेवल पे, जैसे एरिक फ्रॉम, माय फेवरेट फिलोसोफर इन साइकोलॉजी, इज अ साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली, अमेरिका में 1980s के दौरान बहुत फेमस आदमी रहा वो, एंड ही रोट ए बुक, मेनी बुक्स, एक बुक का नाम है द आर्ट ऑफ लविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, द आर्ट ऑफ लविंग, in which he has discussed various forms of love, the love of father, the love of mother, the love of other people, friends, etc. उन सब डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. उसने कहा कि जो अमीर लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, एलिट्स हैं, उन सबका ट्रीटमेंट करता था बहुत लोगों का. एंड he said one thing, all the rich people are supposed to spend at least one day in a week with the underprivileged people and help them out to the extent they can. और फिर उसने कहा, this prescription is not to help the weaker people, this prescription is to help the elite people. आप बहुत सफल हैं, बहुत अमीर हैं, सोसाइटी से बहुत कटे हुए हैं, आप खुश रह ही नहीं सकते. If you want to be happy, you have to be in the society. You have to live a social life. You have to be the part of society, active part of society. और सोशल लेवल पर हैप्पीनेस कैसे आती है? व्हेन, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे आप एक सोसाइटी में, ग्रुप में है, फैमिली के ग्रुप में है, लेट अस अज्यूम कि 100 लोग उस ग्रुप में हैं, उनमें से 95 की एक खास अप्रोच है, कुछ हद तक कम्युनल हो सकती है, कास्टिस्ट हो सकती है. And since you are a student of UPSC, so you understand that this is a kind of communalism, this is a kind of casteism, and you do not want to accept that thought. आप दंग रह जाएंगे इस बात से कि बहुत पढ़े लिखे लोग रिलीजन को नहीं मानते हैं जनरली. But if you see the satisfaction level in life, the religious people have more satisfaction in life than the secular people. Religious people will accept their norms and conduct more than the secular people because they have deep belief in religious ethics, and for them it's being religious to perform their duty. In the same way, एक सोसाइटी में 50 लोग हैं, 45 कम्युनल हैं, 5 ज्यादा हीरो बन रहे हैं, सेकुलर टाइप के लोग हैं. सेटिस्फेक्शन के मामले में 45 ज्यादा आगे रहेंगे इन 5 से, क्योंकि जो 45 मिलते हैं सब मिलकर, अरे आप लगा देनी, अरे सब, आज तो भाई साहब एकता का टाइम आ गया, आज तो भाई साहब पूरे धर्म को एक होना होगा, ये 5 देशद्रोही को छोड़ दो बस, बाकी सारे एक हैं. वो 5 संविधान पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गंदी किताब पढ़ते हैं संविधान, असली किताब तो हमारे पास है. अब की बार जब दंगा होगा इन 5 को निपटा देंगे. पक्की बात, पक्की बात, रखो हाथ पे हाथ, सब हाथ पे हाथ रखा. इसी बात पे आप चौधरी साहब खिलाएंगे पूरी सबको, चौधरी साहब हाँ खिलाएंगे पूरी, और हलवा खिलाएंगे, ये वाले साहब कोई भी नाम, कुमार साहब खिलाएंगे हलवा, कुमार साहब ने हलवा, इसी ने पूरी, सबने खाया, चटखारे लेके मौज हो गई. हुआ कुछ नहीं, सोशल सेटिस्फेक्शन मिल गया. ये करेंगे कुछ नहीं उन 5 का, कुछ नहीं करेंगे, बोल के मस्त हो गए, मारेंगे इनको, बोल के मस्त हो गए, कोई नहीं मारता मारता, बोल के मस्त हो जाते हैं. And this kind of social satisfaction, social concern satisfaction comes when you believe and accept the attitudes which are prevalent in the society. इसलिए कहते हैं अगर आप satisfied life जीना चाहते हैं तो you have to accept most of the attitudes which your society believes in. अंतिम बात है behavior. How do attitudes help you at the level of behavior? बड़ी सिंपल सी बात है. देखो, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन में एक पॉइंट और है जो कल में डिस्कस नहीं किया, जरूरत नहीं थी. आप लोग अपने पेरेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाते हो? जैसे एक सिचुएशन में कह रहता हूँ कि जैसे रात को 3 बजे अब घर गए हो, 3 बजे हैं, आपको भूख लगी, आदत है टाइम पे खाने की, है नहीं. घर के लोग तो होमो सेपियंस सेपियंस से टाइम पे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 5 बजे, उल्लू थोड़ा ना कि 4 बजे जाएंगे. 3 बजे भूख लगी, आपको बनाना आता नहीं कुछ, आता कि तो ये किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है. 3:15 तक आपने झेला, फिर रहा नहीं गया आपसे, अपनी मम्मी को उठाया, टक टक टक, मम्मी उठी, चौंक उठी, हाँ बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ठीक हो बेटा. मम्मी का स्वभाव ऐसा है आमतौर पर, वैसे ये भी स्टीरियोटाइप है, मम्मी का स्वभाव हमेशा ऐसा नहीं होता, दूसरा भी होता है, लेकिन लेट अस अज्यूम, है ना. और आपने कहा मम्मी भूख लगी है, मम्मी ने कहा सुबह हुई बेटा, आपने कहा नहीं मम्मी 3:15 बजे है, लेकिन भूख इस टाइम पे लग गई है. नाउ अब जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, ये इनपुट मिलते ही कि रात के 3:15 बजे आपने उनको उठा दिया है, भूख लगी है कह के. आप में से कितने लोग श्योर हैं कि आपको पता है कि मम्मी क्या बोलेगी? जो भी बोलेंगे श्योर है कि मम्मी क्या बोलेंगे, पता है. बहुत बढ़िया. कुछ की मम्मी बोलेंगी हाँ क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, खाना बना देती हूँ. कितने लोग मम्मी ऐसे बोलेंगी? कुछ लोग हैं. और कितने मम्मी बोलेंगी 2 झापड़ मारेंगे पहले कम वक्त. तो जब आप मम्मी को जगा रहे हैं, आपको ये पता है कि मम्मी कैसे बिहेव करेंगी, इससे आपको सुकून है या नहीं कि आप पहले से जानते हैं कि मेरी मम्मी इस कंडीशन में कैसे बिहेव करती है. इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी. एंड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी इट इज बिलीव्ड पर्सनैलिटी इज ए स्टेबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which distinguish a person from other and which makes it possible to predict the behavior of this person in any given situation. एटीट्यूड्स की वजह से पहला फायदा क्या होता है कि आपके जो एटीट्यूड और बिहेवियर है उसका लिंक ठीक रहता है. एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का लिंक ठीक रहता है. द लिंक बिटवीन द एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर इज ए गुड लिंक, इज ए सस्टेन्ड लिंक. और इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं वी कैन प्रिडिक्ट द पर्सन्स बिहेवियर, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, एंड व्हिच क्रिएट्स ट्रस्ट एटसेट्रा, व्हिच क्रिएट्स ट्रस्ट एटसेट्रा. ये जो भरोसा होता है ना, ऐसे पैदा नहीं होता. क्रेडिबिलिटी बहुत टाइम लगता है. When you keep on performing at a certain level for a very long time, then people start believing in you. They start trusting you. ये एक दिन की बात नहीं होती कि एक दिन आप हीरो बन गए अचानक कि लोग ट्रस्ट कर लेंगे. नहीं, ट्रस्ट ऐसे नहीं बनता है. बहुत लंबा टाइम लगता है ट्रस्ट बनाने में. तोड़ने में ही घंटा लगता है, बनाने में सदियां लग जाती हैं. और आपकी मम्मी ने कितनी बार झेला होगा और फिर भी आपकी हेल्प की होगी, तो ट्रस्ट बन गया आपके मन में. एंड दिस ट्रस्टेबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी. और हर व्यक्ति चाहता है कि उसमें भरोसा किया जा सके. और ट्रस्ट बड़ी तभी होगा जब वो लगातार उसके एटीट्यूड्स और बिहेवियर में लिंक बनेगा.
इसमें दो एक्सेप्शंस क्या बन सकते हैं? फर्स्ट, कोई रैंडम है बहुत ज्यादा, कोई बच्चा क्लास में मिला, साथ में बैठे, आपकी दोस्ती हो गई और उसने कहा खाना खाओगे, मैं लाया हूँ, आपने कहा खिला दो भाई थोड़ा सा, मैं भी लाया हूँ, आप भी खा लो। नेक्स्ट डे फिर साथ में बैठा, उसने खाना निकाला, अकेले खाने लगा, पूछ नहीं रहा आपसे, आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है, तो आपने अपना खाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन लाया, खाने का बोला आज मैं तुम्हारे लिए भी टिफिन लेके आया हूँ, लो। आप समझ नहीं पा रहे इसको कैसे हैंडल करना है, साथ में यार इसे समझ नहीं आता। अजीब टाइप का फ्लक्चुएशन है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और चौथे दिन आप साथ बैठने गए, बोला यहाँ बैठो, कोई और बैठेगा यहाँ। अच्छा ठीक है भैया, कहीं और चले गए। पांचवें दिन आप जाएंगे उसके पास, नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट प्रेडिक्टेबल, किस दिन किस मूड में होगा भरोसा नहीं उसका, तो ट्रस्ट डेवलप हो नहीं पाएगा। और आप ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते कि आप ट्रस्ट ना कर सके, सो यू वांट टू हैव ए सिंक्रोनाइज्ड पर्सनैलिटी। सेकंड, एटीट्यूड, बिहेवियर। आप कह रहे हैं सबके सामने दोस्तों से बात चल रही है, भैया ऐसा है, हम तो किसी की सुनते नहीं, डरते तो किसी से है नहीं हम, जो मन में आ गया सो आ गया, और चाहे मेरी मम्मी, चाहे मेरे पापा, चाहे दुनिया का कोई आदमी आ जाए, मुझे रोक के दिखा दे, मुझे पढ़ना तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है। आखिर वाह, व्हाट ए कॉन्फिडेंस। तभी फोन आ गया उसके पापा का, और वो खड़ा होकर बात कर रहा है फोन पे, बैठ के बात नहीं कर पा रहा। कई लोग फोन पे भी खड़े होकर बात करते हैं, जी जी पापा, पापा जी, जी जी पापा जी, पढ़ रहा हूँ, पापा पढ़ रहा हूँ, पापा पढ़ रहा हूँ। आपने कहा यार ये तो भाई नहीं चलेगा। जिसके एटीट्यूड और बिहेवियर में इतना गैप होगा, हल्का फुल्का सब में होता है, और जिसके डेली के बिहेवियर में इतना गैप होगा, यू वोंट फाइंड दैट पर्सन ट्रस्टवर्दी। एंड इफ यू हैव गुड एटीट्यूड्स and you are able to link them with your behavior, it gives a predictability and trustworthiness to your personality, and if you are a trustworthy person you get a lot of benefits throughout your life that is given. चलिए, ये हो गए फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। अगर कभी आपसे पूछें और क्या सिर्फ फंक्शंस होते हैं या इसका रिवर्स भी होता है, डिसफंक्शंस, यू नो व्हाट इज डिसफंक्शंस? डिसफंक्शंस इज अ टर्म इन सोशियोलॉजी। भी सोशियोलॉजी वाले कितने बच्चे यहाँ पे? अच्छा थोड़ी ही, मेरे ख्याल से ज्यादा होंगे। आप भी पढ़ चुके हैं सोशियोलॉजी? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ रॉबर्ट मर्टन? मर्टन को पढ़ा ही होगा। So Robert King Merton or R.K. Merton is the thinker who gave the concept of dysfunction for the first time. Dysfunction का मतलब है anything in the society that doesn't help the social system but that is against the social system, जो समाज के सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, उसको बोलते हैं dysfunction. So what are the dysfunctions or the bad impacts of the attitudes on society? वही दो तीन बातें, जैसे हमने रिलीजियस एथिक्स की बात की थी, वही इसके बारे में आएगी। So if I have an attitude, negative attitude towards a community, इससे सोसाइटी अच्छी बनेगी, खराब बनेगी? खराब बनेगी। और जब हम कहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा है सोसाइटी में, इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी हैव नेगेटिव एटीट्यूड्स अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दैट कम्युनिटी, एंड द सेम गोज विद दिस कम्युनिटी अबाउट दिस कम्युनिटी। पोलराइजेशन हो जाता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स क्या करते हैं? सोशल डिवीजन करते हैं बिटवीन द रिलीजन्स, बिटवीन द कास्ट ग्रुप्स, बिटवीन द रेसेस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, रेस लाइंस एटसेट्रा। तो सोशल डिवीजन से। And if you have a kind of hatred towards other societies, it can also lead to exploitation and discrimination by the elites or the dominant classes of the weaker sections. आप लोगों की परसुएसिव पावर अच्छी होगी मेरे ख्याल से, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ कि अगर आप डीएम हो जिले के, उस जिले में लेट अस अज्यूम 20% of the people are Muslims, 70% Hindus and 10% all other religions. And the CM, let us assume you are in Uttarakhand, and CM says very soon we are going to bring the Uniform Civil Code Bill in the state legislature. And he says, I want a peaceful solution of this issue. So all the DMs are given a special task. You have to talk to different communities in your district and convince them about the need and the structure of the bill. आपने कहा जी जी जी, मैंने परसुएशन पढ़ा हुआ सर, मुझे सारे फार्मूले पता है, चिंता मत कीजिए, मैं बस गया और आया, सब देखिए। फिर आपने अपने जिले के जो सारी कम्युनिटीज के लोग हैं, मेजर मेजर करीब 100 लोगों को बुलाया, या अलग मीटिंग्स की, मुस्लिम से, सिखों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से अलग मीटिंग्स की। आपको क्या लगता है 3 घंटे 4 घंटे समझाएंगे तो आप उस कम्युनिटी को समझा देंगे? क्या लगता है? आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि बस मुझे 3 घंटे मिल जाए, मैं एकदम बदल दूंगा, एटीट्यूड चेंज कर दूंगा उनके? अच्छा ग्रेट, हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, एंड देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। इतना आसान होता ना भाई, तो कितने लोग समझा चुके होते आज तक? कबीर दास 600 साल पहले मर गए समझा समझा के, गांधी जी समझा के मर गए, गोली खा के मर गए, अंबेडकर जी मर गए, कितने लोग मर गए, कोई नहीं समझा पाया आज तक। और आपका भाव ये है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि तब तब मैं आता हूं। अच्छा बता दो क्या तरीका है, मैं बहुत दिन से तरस रहा हूं तरीका जानने के लिए। आपके मामा मुस्लिम है, आप ये बोलेंगे? अच्छा, मतलब कलेक्टर बोलेगा कि मैं मुस्लिम हूं, मान लेंगे, उसे घर के बाहर नाम लगा हुआ उसका। बहुत क्यूट बात करते हो यार तुम, सो क्यूट, मुझे मजा आ रहा है बात सुन के। अभी क्लास के बाद तुम्हारे में आइस पाइस खेलेंगे, बैठो 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 बैठो। कितनी प्यारी बात कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा मैं भी किसी कम्युनिटी से, और वो कहेंगे अच्छा अच्छा क्या बात है, वेरी गुड। चलो आज हम पढ़ेंगे कि
एटीट्यूड चेंज कैसे करते हैं, परसुएशन कैसे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर ही लेंगे सबका, लेकिन हाँ तरीका समझेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये, आप सोचिए कि हिंदू सोसाइटी में इस समय जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर रोज क्या आता है, अगर यूसीसी नहीं आया तो देश खतरे में है। उनके ग्रुप में क्या आता होगा, बस बर्बादी होने वाली है, अगर इस बार नहीं बच पाए तो इतिहास से नामो निशान मिट जाएगा, साथियों जागो, यूसीसी का विरोध करो, वहां चल रहा होगा। मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो डाउट में रहती होंगी कि प्रोविजन हमारे फेवर में लग रहे हैं, पर सब कह रहे खराब है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि इलेक्शन में एक दूसरे का क्या, वो मुस्लिम महिला को बीजेपी जीत गई, लोग परेशान किए कैसे हुआ, तो अंदर से लोग कह रहे हैं कि औरतों ने जम के वोट दिया, भैया ले आओ ले आओ, तुम मिलाओगे, ये सब तो भरोसा नहीं इन सब पे तो हमें, क्योंकि अगर डोमेस्टिक वायलेंस से फ्रीडम मिलती है तो अंदर इन लोग कहेंगे, कह नहीं सकते। पर मुस्लिम मैन को अगर आप समझाना चाहें कि भाई यूसीसी बहुत जरूरी है, 10 के साथ कोशिश करेंगे, एक आध को हो सकता है कन्विंस कर ले 3 घंटे में, पर उनके ऊपर अपना कल्चर का, ग्रुप का इतना प्रेशर है कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॉग्निटिवली चेंज समवन थॉट्स। रोज बम्बार्डमेंट हो रही है दोनों कम्युनिटीज में, इमोटिव लेवल पे हो रही है, and if you are willing to change the thoughts of a person, attitudes of a person, just by giving some facts and arguments, and this person has been taking a lot of emotive messages every day, it's almost impossible. And that is why when we have strong attitudes about social things, it becomes very difficult to change. And in the same way dysfunction ye hai, it makes social changes almost impossible. Social changes become very difficult just because people are overloaded with the attitudes given to them during the process of their socialization. हिंदुओं को इससे बहुत मतलब नहीं है कि यूसीसी से समाज का क्या फायदा होगा, उनको क्या सिखा दिया, इनको ठीक करना है, उनको उससे बहुत मतलब नहीं है कि इससे क्या होगा, उनको क्या लग रहा है कि हिस्सा बराबर हो रहा है, हम हिस्सा बराबर कर देंगे, कोई सोचने को तैयार नहीं कि है क्या चीज। इन सच डिवाइडेड सोशल स्ट्रक्चर्स, in the situations when people are overloaded with their attitudes, it becomes almost impossible to bring a peaceful change in the society. This is the dysfunction of the attitudes. और यही एग्जांपल देना यूसीसी जैसे जो करंट एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में उनको लिखना अच्छा रहता है। अंडरस्टूड? सो कैन यू राइट ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स ऑन द फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स? परफेक्ट। अब हम करेंगे कुछ कंपैरिजंस। एक चीज होती है वैल्यूज, एक होता है थॉट्स, एक होता है बिहेवियर। आपके सिलेबस में लिखा हुआ रिलेशनशिप ऑफ एटीट्यूड्स विद थॉट्स एंड बिहेवियर, पर क्योंकि वैल्यूज आपने पढ़ा है और ऐसी टेंडेंसी कहीं कहीं मिलती है कि वो वैल्यूज और एटीट्यूड्स में भी जितने कांसेप्ट्स आप पढ़ेंगे दे कैन इंटररिलेट ऑल द कांसेप्ट्स, किसका इससे क्या रिलेशन है, तो विल स्टडी द रिलेशनशिप विद एटीट्यूड्स, I mean of attitudes with values, thoughts and behavior. So let us start with the values, attitudes and values, or values and attitudes. आप मोटे तौर पर समझ तो गए ना कि वैल्यू क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। जैसे पंक्चुअलिटी क्या है, कुछ तो है, वैल्यू है। और एक बहुत सुस्त आदमी है, उसके पापा बोलते हैं बेटा पंक्चुअल हो जाएगा, क्या है पापा ऐसे ऐसे बोलते रहते हो, आई हेट बीइंग पंक्चुअल। तो पंक्चुअलिटी के वैल्यू के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो द वैल्यू इज पंक्चुअलिटी बट दिस पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट वैल्यू इज नेगेटिव। अब समझ में आई बात? एक वैल्यू है ऑनेस्टी, और एक बच्चा आईएएस बनने वाला है, उससे कहा कि आईएएस बनकर ईमानदार होगा, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मैं पागल हूं। सो दिस पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इज नेगेटिव। अब कनेक्शन समझ में आया क्या होता है चीजों के बीच में? चलो अब देखो, तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे पहले देखेंगे व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन दीस टू, देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, एंड देन द रिलेशनशिप। सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और रिलेशनशिप क्या है। जब भी दो के बीच में सिमिलरिटीज लिखनी हो ना, समझ में आए ना, तो व्हाट व्हेन हाउ दिमाग में लाइए, अब समझ में आ जाएगा। वही तीन चार जो फार्मूले होते हैं। तो वैल्यूज और एटीट्यूड दोनों नंबर में कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ये बात नहीं समझ में आप लोगों को? एटीट्यूड्स आपकी जिंदगी में कितने होंगे लगभग? ये मतलब टेंस में है, हंड्रेड्स में है, या थाउजेंड्स में है? तीन ही है? ओहो, तीन ही तो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और एम्बिवेलेंट है। ये कंफ्यूजन था, आपको समझ में आया। ये बताओ कि ब्लैक कलर कैसा लगता है आपको? एम्बिवेलेंट है। और ग्रीन? और ग्रीन ओके, एम्बिवेलेंट। रेड? हाँ, तो वही बहुत बना रहा हूँ। The total number of attitudes that we have at one point of life should be more than maybe 10,000, at least 1,000. You have attitudes for so many things, including colors, including places, including leaders, including different people in your life, including your फूफा, मौसा, जीजा, बुआ, मम्मी, पापा, friends, etc. वो सारे attitudes हैं भाई। ऐसी values बहुत सारी हैं। तो first of all, both of them are innumerous or numerous. They are huge in number. नंबर 2, ये जेनेटिक हैं या मेजरली हम इनको सीखते हैं, लर्न करते हैं? तो हम लिखेंगे लर्नड। अब मैं जानता हूं आप में से कुछ के मन में आएगा, बट यू टोल्ड अस दैट देयर इज समथिंग इन द एटीट्यूड व्हिच इज जेनेटिक। तो इसका आंसर ये है कि उस लेवल की बात वहीं करनी है जहां पूछी जाए। जनरली आप इनको लर्न मान के चलें, हमने सीखा है, और मेजरली यही मानते हैं कि एटीट्यूड्स आर लर्नड इन द सोसाइटी। कल हमने एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें डेफिनेशन के बाद, नहीं तो एक बार नोट कर लेंगे, 5 कैरेक्टर से कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तीसरा बताएं कि क्या इन दोनों का इंपैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे कम होता है, ज्यादा होता है? ह्यूज इंपैक्ट ऑन पर्सनैलिटी।
फिर जो आपके एटीट्यूड्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, इज इट इजी टू चेंज देम, इज इट इम्पॉसिबल टू चेंज देम, और इट इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट टू चेंज देम. सो पॉसिबल बट डिफिकल्ट टू चेंज. पॉसिबल बट डिफिकल्ट टू चेंज. बस ये तीन चार बातें ध्यान रखिए. अब ये डिफरेंसेस पर डिफरेंसेस में एक तरफ लेते हैं वैल्यूज, एक तरफ लेते हैं एटीट्यूड्स. वैल्यूज और एटीट्यूड्स में से एक चीज है जो ज्यादा जनरल टाइप की है, एक बहुत स्पेसिफिक होता है. व्हाट इज मोर जनरल एंड व्हाट इज मोर स्पेसिफिक? वैल्यूज आर स्पेसिफिक एंड एटीट्यूड्स आर जनरल. वैल्यूज आर जनरल, एटीट्यूड्स आर स्पेसिफिक. ऐसा जैसे एक वैल्यू है honesty, it's a value. Values are intangible, they are abstract. So whatever is intangible and abstract is generally generalistic. अब honesty की वैल्यू के अंदर स्पेसिफिक्स आएंगे तो आप एटीट्यूड्स पे आ जाएंगे. जैसे रिश्वत लेना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, नेगेटिव है. तो रिश्वत नहीं लेना वैल्यू नहीं है, वैल्यू इज ऑनेस्टी. रिश्वत नहीं लेना इज ए नॉर्म, एंड बिकॉज द नॉर्म इज टेंजिबल, इट इज वेरी इजी टू हैव ए स्पेसिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट. हो गया, सॉल्व हो गया. अच्छा, सीट पे बैग रखा था आपने, आपका बैग, और ये बैठ के सीट पे. मुझे लगा कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है. मुझे लगा इससे पहले कि रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू करें, भारत को कुछ करना चाहिए. मुझे लगा कुछ होने वाला है, मैंने तुरंत इंटरवीन करो, शांतिपूर्ण समाधान हो जाए. चलो, तो जो मैं कहना चाहता हूं, पहली बात, वैल्यूज आर मोर जनरल इन नेचर एंड एटीट्यूड्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर. जैसे नॉन वायलेंस कैन बी ए वैल्यू, बट वेजिटेरियनिज्म इज मोर क्लोज टू बीइंग एन एटीट्यूड, बिकॉज वेजिटेरियनिज्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉन वायलेंस. इस तरह से देखेंगे. दूसरा बताएं कि इनमें से ज्यादा इंपैक्ट किसका होता है आपकी लाइफ में? अच्छा, इनमें से ज्यादा डीप क्या होता है, किस पे क्या डिपेंडेंट होता होगा? वैल्यूज पर एटीट्यूड्स होते होंगे, है ना? तो वैल्यूज ज्यादा डीप हैं, इसलिए उन पर ज्यादा डिपेंडेंसी एटीट्यूड्स की है. तो वैल्यूज आर डीपर. एटीट्यूड्स के बारे में कहते हैं लेस डीप एज कंपेयर टू वैल्यूज. दोनों के रिलेशनशिप में हम आगे पढ़ेंगे किसका किस पर क्या इंपैक्ट होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं वैल्यूज आर, ठीक है, मोर जनरल हो गया. डीपर कोई या दूसरा वर्ड फंडामेंटल कर लें, अलग से क्यों लिखेंगे? मोर फंडामेंटल आर वैल्यूज. एक और अंतर बता दीजिए, आप खुद भी सोचिए. हाँ, ठीक है, एक आइडियल, एक ओरिएंटेशन होता है. तो व्हेन वी डिफाइन द वैल्यूज एज द आइडियल्स एंड वी डिफाइन द एटीट्यूड्स एज द ओरिएंटेशंस ओनली. ओरिएंटेशन में भी आप कह सकते हैं कॉग्निटिव, इमोटिव, बिहेवियरल, जबकि आइडियल्स में, जबकि वैल्यूज हैं वो आइडियल्स हैं बेसिकली. सो वी कैन नॉट डिफाइन देम विद द कंपोनेंट्स लाइक कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल. सो 50 वर्ड्स यू कैन राइट ऑन द डिफरेंसेस. अब असली चीज पर आइए, पूछेंगे आपसे वो कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है. देखिए, वैल्यू एटीट्यूड रिलेशनशिप, हम तीन चार चीजें इसमें सोच सकते हैं. नंबर वन, क्या हम ये कह सकते हैं कि जनरली वैल्यूज के बेस पे ही एटीट्यूड्स डिफाइन होते हैं? ठीक, नंबर वन, एटीट्यूड्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूज. जो भी बात आप कहें उसका एक एग्जांपल आपको देना चाहिए. क्या एग्जांपल देना चाहेंगे? एटीट्यूड्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, देयर इज ए वैल्यू कॉल्ड नेशनलिज्म. जो लोग इस वैल्यू को फॉलो करते होंगे, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोल्जर्स ऑफ द आर्मी ऑफ देयर कंट्री वो कैसा होता होगा? पॉजिटिव होता होगा. सो एटीट्यूड पॉजिटिव फॉर कंट्रीज सोल्जर्स. इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सो सिंस वी हैव ए वैल्यू, वी वुड हैव द एटीट्यूड्स व्हिच आर अलाइंड टू द वैल्यू. और क्या हो सकता है रिलेशनशिप वैल्यू और एटीट्यूड के बीच में? अगर कभी वैल्यू चेंज हो जाए तो एटीट्यूड चेंज होगा, साथ साथ नहीं होगा. सो वैल्यू चेंज लीड्स टू एटीट्यूड चेंज. आपको हर चीज के पक्ष में एक एग्जांपल पता होना चाहिए ताकि कभी एक्सप्लेन करना पड़ जाए. सो यू कैन गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ. देयर इज अ टेंडेंसी इन यूपीएससी, दे कैन आस्क यू गिव सम एग्जांपल्स एंड समटाइम्स दे विल से गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ. सो इफ यू हैव सीन सम एग्जांपल्स, यू कैन ट्रांसलेट दोस एग्जांपल्स इनटू योर लाइफ विद चेंजिंग सम नेम्स एटसेट्रा. कोई वैल्यू चेंज हुई और वैल्यू चेंज होने से एटीट्यूड चेंज हो गया, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? आपने कोई वैल्यू चेंज देखा अपनी जिंदगी में? जैसे एक कोई इंडिविजुअल है जो रिलीजियस वैल्यू सिस्टम से सेकुलर वैल्यू सिस्टम पे चला गया, मान लीजिए. ठीक, देयर इज सम पर्सन who had fundamentalism as the value, and suddenly due to his studies or some other atmosphere he became a secular kind of person. So secularism became his value. अगर सेकुलरिज्म उसकी वैल्यू बन जाएगी तो जो हेट्रेड किसी और कम्युनिटी को लेकर उसके मन में थी पहले, वो बचेगी या वो चेंज हो जाएगी? सो द नेगेटिव एटीट्यूड फॉर अदर कम्युनिटीज that would change.
क्या इसका रिवर्स हो सकता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड कैन चेंज योर वैल्यू सिस्टम? इसका एग्जांपल हम थॉट्स वाले में देखेंगे। इस पेज को थोड़ी सी जगह छोड़ लीजिए अपने, जब एक दो एग्जांपल देंगे फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे, कुछ चेंज होंगे। अभी फिलहाल ये दो रिलेशन देखिए, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं फिर इस पर लौट के आएंगे। So far we have understood two things. Attitudes are based on values and value change leads to attitudinal changes. This is so far done. Now come to the second concept, that is thoughts. पहले हम थॉट्स समझते हैं क्या होता है, थॉट्स के टाइप्स क्या हैं। ये जो आपने पूछा था ना, अब आ गया है। आर यू गुड? गुड मॉर्निंग। अब हम शुरू करेंगे कॉग्निटिव वाला सारा, ठीक है। नाउ ट्राई टू फोकस हाउ कॉग्निटिव फंक्शंस टेक प्लेस। आपका नाम क्या है? प्रथम। क्या बात है, रैंक है कि नाम है? जब रिजल्ट आएगा बोलना कि मैं प्रथम हूँ और मेरा रैंक है प्रथम, कितना मजा आएगा। देखिए थॉट्स क्या है, सबसे पहली बात थॉट्स का मतलब क्या है। जो हमारा ब्रेन है, जिसका काम है सोचना, समझना, कैलकुलेट करना, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। सो थॉट इज ए कॉग्निटिव पहले हम थॉट देखेंगे। इस पेज को थोड़ी सी जगह छोड़ लीजिए अपनी। कैन चेंज योर वैल्यू सिस्टम। इसका एग्जांपल हम थॉट्स वाले में देखेंगे। इस पेज को थोड़ी सी जगह छोड़ लीजिए अपनी, जब एक दो एग्जांपल देंगे फिर वापस यहाँ पर आएंगे, कुछ चेंज होंगे। अभी फिलहाल ये दो रिलेशन देखिए, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं फिर इस पर लौट के आएंगे। So far we have understood two things. Attitudes are based on values and value change leads to attitudinal changes. This is so far done. Now come to the second concept, that is thoughts. पहले हम थॉट्स समझते हैं क्या होता है, थॉट्स के टाइप्स क्या हैं। ये जो आपने पूछा था ना, अब आ गया है। आर यू गुड? गुड मॉर्निंग। अब हम शुरू करेंगे कॉग्निटिव वाला सारा, ठीक है। नाउ ट्राई टू फोकस हाउ कॉग्निटिव फंक्शंस टेक प्लेस। आपका नाम क्या है? प्रथम। क्या बात है, रैंक है कि नाम है? जब रिजल्ट आएगा बोलना कि मैं प्रथम हूँ और मेरा रैंक है प्रथम, कितना मजा आएगा। देखिए थॉट्स क्या है, सबसे पहली बात थॉट्स का मतलब क्या है। जो हमारा ब्रेन है, जिसका काम है सोचना, समझना, कैलकुलेट करना, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। सो थॉट इज ए कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन। थॉट इज ए कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन। अच्छा, ब्रेन जितने काम करता है क्या वो सारे कॉग्निटिव फंक्शन है? नहीं, उनमें से कुछ कॉग्निटिव है, कुछ कॉग्निटिव नहीं भी हो सकते। तो जो कॉग्निटिव वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं थॉट। और थोड़ा और क्लियर करना हो, जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, उन्हीं को हम थॉट्स कह देते हैं, है ना। जब आप इमोशनल होते हैं, ध्यान रखना, इमोशनल हम यहाँ से नहीं होते, वो भी यहाँ से होते हैं, दिमाग से, बस राइट पार्ट से होते हैं। लेफ्ट पार्ट से हम थोड़ा कॉग्निटिव काम ज्यादा करते हैं, राइट से इमोटिव काम ज्यादा करते हैं, ठीक। सो व्हेन वी आर इनटू एन इमोशनल स्टेट, एट दैट टाइम वी डू नॉट से कि मेरे दिमाग में थॉट्स आ रही हैं, तब हमें फीलिंग्स आती हैं, तब हम इमोटिव लेवल पर फील करते हैं चीजों को। बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, देन वी से वी आर हैविंग थॉट्स इन आवर माइंड। तो जब ब्रेन का कॉग्निटिव पार्ट काम करता है तो रिजल्ट्स जो हैं उनको हम थॉट्स कह देते हैं। इसी बात को यहाँ पर लिखा, रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस, दूसरी तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ब्रेन, उनको हम बोल देते हैं कि वो थॉट्स हैं। तो थॉट इज ए कॉग्निटिव फंक्शन और द रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ब्रेन आर नोन एज थॉट्स। अब इन थॉट्स को क्लासिफाई करना हो तो कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? 5-6 तरह के नाम हम सुनते हैं थॉट्स के अंदर। जैसे अगर मैं सबसे पहले दो में डिवाइड कर दूं, एक होता है ओपिनियन, एक होता है बिलीफ। ओपिनियन और बिलीफ, इसके भी सब पार्ट्स होंगे। एक सेकंड की थोड़ा सा और खेल के देखते हैं, फिर थॉट्स पे आते हैं, ओपिनियंस पे आते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुछ थॉट्स ऐसी हैं जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं उन्हें फंक्शन और द रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, देन वी से वी आर हैविंग थॉट्स इन आवर माइंड। तो जब ब्रेन का कॉग्निटिव पार्ट काम करता है तो रिजल्ट्स जो हैं उनको हम थॉट्स कह देते हैं। इसी बात को यहाँ पर लिखा, रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस, दूसरी तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ब्रेन, उनको हम बोल देते हैं कि वो थॉट्स हैं। तो थॉट इज ए कॉग्निटिव फंक्शन और द रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ब्रेन आर नोन एज थॉट्स। अब इन थॉट्स को क्लासिफाई करना हो तो कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? 5-6 तरह के नाम हम सुनते हैं थॉट्स के अंदर। जैसे अगर मैं सबसे पहले दो में डिवाइड कर दूं, एक होता है ओपिनियन, एक होता है बिलीफ। ओपिनियन और बिलीफ, इसके भी सब पार्ट्स होंगे। एक सेकंड की थोड़ा सा और खेल के देखते हैं, फिर थॉट्स पे आते हैं, ओपिनियंस पे आते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुछ थॉट्स ऐसी हैं जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं उन्हें इवैल्यूएटिव थॉट कह सकते हैं, एनी थॉट इन विच वी आर इवैल्यूएटिंग समथिंग।
क्या हर थॉट इवेल्युएटिव होती है या नहीं भी हो सकती है? नहीं भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हैव सम कंसेप्ट, इज फॉर्मेशन ऑफ ए कंसेप्ट एंड इवेल्युएशन. जैसे मैं आपको समझाऊं कि पेन का कंसेप्ट क्या है. क्या पेन का कंसेप्ट समझने में आपको इवेल्युएशन करना है या सिर्फ कंसेप्ट समझना है? सिर्फ समझना है. तो हो सकता है कि कोई थॉट ऐसी हो जो कंसेप्ट की फॉर्म में हो, कंसेप्चुअल हो. कभी कभी हो सकता है कि आप कोई इमेजिनेशन करना चाह रहे हो, इमेजिनेटिव हो सकती है. कभी कभी हो सकता है कि आप किसी डाउट की फॉर्म में सोच रहे हो. कभी कभी हो सकता है कि आप एनालिसिस की फॉर्म में सोच रहे हो. और कभी कभी हो सकता है कि इवेल्युएशन की फॉर्म में सोच रहे हो. So thought can be in many forms. It can be conceptual, it can be imaginative, it can be doubt, it can be analysis, it can be evaluation. और जो आपके सिलेबस से मैच करता है वो थॉट्स का बेसिकली कौन सा फॉर्मेट है? इवेल्युएटिव थॉट्स है, क्योंकि एटीट्यूड में इवेल्युएशंस की बात होती है. सो व्हेन आई एम सेइंग ओपिनियन एंड बिलीफ, बेसिकली आई एम रेफरिंग टू इवेल्युएटिव थॉट्स. ये मैंने इसलिए बताया कि थोड़ी सी क्लैरिटी जिनको इस टॉपिक में इंटरेस्ट ज्यादा है उनको हो जाए. तो प्रथम बाबू, बात समझ में आ रही है? कॉग्निटिव फंक्शन है थॉट. Thoughts can be of different types. It can be conceptual, it can be about doubt, it can be evaluation, it can be analysis, it can be imagination, whatever. इन सारी थॉट्स में से जो इवेल्युएटिव थॉट्स हैं, इन विच वी आर इवेल्युएटिंग समथिंग, उनको हम दो में डिवाइड करते हैं, ओपिनियन और बिलीफ. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द ओपिनियन एंड बिलीफ फ्रॉम ईच अदर? इनमें से कौन सी चीज वीक है, कौन सी स्ट्रांग है? ओपिनियन वीक है और बिलीफ स्ट्रांग है. क्या बिलीफ हमेशा सही साबित होता है या गलत हो सकता है? गलत हो सकता है. ओपिनियन में अच्छी बात यह है कि यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग दैट योर ओपिनियन कैन बी रॉन्ग. एंड व्हेन वी ओपाइन, द लैंग्वेज वी यूज इज टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक, आई बिलीव, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस विल हैपन. जब आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप ओपिनियन की बात कर रहे हैं. बट व्हेन यू हैव good amount of faith in what you are believing is, then it becomes belief. तो ओपिनियन और बिलीफ में डिफरेंस इतना ही है कि when opinion becomes strong, it becomes belief. So opinion is weak and flexible thought, and as soon as it becomes strong, it turns into a belief. तो ये तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हुआ. अब तीन वर्ड्स आपने और सुने होंगे इसके आपस के, वो भी साथ में समझ लीजिए क्या है. क्या आपने एक वर्ड सुना है डोगमा? DOGMA. सुना है कभी? कितने लोगों ने सुना होगा डोगमा? डोगमेटिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं सुना? तो और एक वर्ड आपने कल परसों में सुना होगा, स्टीरियोटाइप्स. तो स्टीरियोटाइप्स आप में से कितने बच्चों ने HXC क्लास से पहले सुना हुआ था? गुड, दिस इज मोर पॉपुलर देन डोगमा, इट मींस. सो देयर इज वन काइंड ऑफ बिलीफ दैट इज डोगमा, वन इज स्टीरियोटाइप और स्टीरियोटाइप्स. एक वर्ड होता है फेथ, एक होता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को कहीं कहीं हम साइंटिफिक या रैशनल बिलीफ्स भी कह सकते हैं. सिस्टम ऑफ साइंटिफिक और रैशनल बिलीफ्स. इन चारों को डिफरेंशिएट करते हैं. कोई भी वर्ड एग्जाम में आ जाए, इनमें से डरना नहीं है, बस कंसेप्ट ध्यान रखिए, देन यू कैन राइट ऑन एनीथिंग. शुरू करते हैं स्टीरियोटाइप से, फिर आएंगे डोगमा पर. व्हाट इज अ स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप इज ए जनरल बिलीफ or a generalization generally about a community or a group. Again, generally negative but can be positive too. ये तीन बातें लिखिए, फिर एग्जांपल समझते हैं. कैन बी पॉजिटिव टू. प्रूव नहीं कर सकते इसको, बट दिस इज ए बिलीफ. ओके, तो आप नीचे लिख सकते हैं, कांट बी प्रूव्ड एडिक्वेटली. ये चार बातें अगर आपको दिखें तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्टीरियोटाइप है. तो कुछ एग्जांपल देखिए स्टीरियोटाइप क्या होते हैं. पहला है जनरलाइजेशन. व्हाट इज जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरी स्मॉल इनपुट टू रीच टू ए लार्जर कंक्लूजन. इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन. जब जनरलाइजेशन बहुत गलत किस्म का हो उसको बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन. अवैध किस्म का है, इलेजिटिमेट है. तो जनरलाइजेशंस और स्टीरियोटाइप्स आर जनरली इलेजिटिमेट और उसी रूप में आते हैं. अबाउट ए कम्युनिटी और ए ग्रुप, जनरली नेगेटिव, इट कैन आल्सो बी पॉजिटिव इन रेयर केसेस, एंड इट कांट बी प्रूव्ड एडिक्वेटली. अगर कोई प्रूव करना चाहे तो कुछ रेयर एग्जांपल देके प्रूव करना चाहेगा, बट दे आर नॉट एडिक्वेट आर्गुमेंट्स टू प्रूव. फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी में जनरल बिलीफ क्या है मदर्स के बारे में? ये जो मदर होती है वो आमतौर पे इमोशनल, सेक्रीफाइसिंग, शी इज सो पेशेंट, शी हैज अ लॉट ऑफ परसिवरेंस, बच्चों के लिए जान लुटा सकती है, शी डजंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन. इस आपने सुना हुआ है? क्या सच है? स्टीरियोटाइप है? लड़की के पास जोर से स्टीरियोटाइप, लड़के चुप कर दो. सबसे खतरनाक स्टीरियोटाइप से है. एंड स्टीरियोटाइप्स later on also become expectations. It's not only generalization, it also become expectation. और ये एग्जांपल फेमिनिज्म में खूब चलता है. एग्जांपल ये है कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों घर चला रहे हैं, नौकरी भी करते हैं, बट कल्चर हैज पुट ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन द वुमेन व्हिच आर बेस्ड ऑन डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स. हमारे घर के अंदर के माहौल में जनरली आप देखेंगे द फादर इज गिवन मोर प्रिविलेजेस एंड द मदर हैज बीन गिवन लेस प्रिविलेजेस. रात को 3 बजे आप कह रहे हैं मम्मी से, मम्मी भूख लग रही है, एक बार पापा को बोलो, है ना, पापा भूख लग रही है, खाना बना दो पापा.
और अब दिल्ली में रहते हैं, 1 साल बाद घर गए हैं, पहले दिन है, तो पापा बोलेंगे क्यों नहीं मेरी परी, मैं दिखा देता हूँ। बेटे तो ना ही कोशिश कर, है ना, बेटी फिर भी कर ले, एक चल जाएगा। फिर सेकंड डे फिर पापा की परी रात को 3 बजे डोर नॉक किया है, पापा फिर भूख लगी है, आज खाली बोलने से चलेगा, आज आंसू भी चाहिए। अगर 4-5 दिन लगातार कर दिया ना, फिर आंसू आंसू सब कमाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि बात वो तो बात ही है, वंस द बात ऑलवेज द बात। उसके उसके हार्मोन्स वैसे काम नहीं करते जैसे माँ के करते, बट भूख तो माँ को लगती है ना भाई। उस एग्जाम्पल में 2 रोटियां हैं, दोनों बच्चों को लगी हम लोगों ने, भूख तो माँ को भी लगी होगी, वो भी तरसती है अंदर से, उसका मन भी करता है। लेकिन अगर वो रोटी खा लेगी ना, तो सोसाइटी से जीना मुश्किल कर देगी। ये माँ है, किसी गंदी औरत है, बच्चा भूखा था, इसे खाया गया, अब उसके बाद मुझे तो भूख लगती है, मैं तो इंसान हूँ। इसको बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ समवन टू सच एन एक्सटेंट दैट ही और शी सीजेस टू बी ह्यूमन बीइंग। और अगर कोई ग्लोरीफाई करे, समझ जाना, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आपका। ग्लोरिफिकेशन इज द मेथड ऑफ पुटिंग ए ह्यूमन बीइंग इनटू नॉन ह्यूमन कंडीशंस। जब बच्चा रोता है तो 3 बजे ना, माँ भी उतना ही चिढ़ती है, उस समय इरिटेट हो जाती है, उसको भी गहरी नींद आ रही होती है, बाप को क्या होती है। लेकिन जब उठना हो, ऐसा नहीं है घर में ऐसा होता है कि लोग बड़े केयरफुल होते हैं, जनरल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि भाई माँ ही उठेगी, उसकी जिम्मेदारी है, कि उसको भी उतना ही चिढ़ना चाहिए उस समय। मम्मियां बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, पर जब सब चले जाते हैं अकेले में हिसाब बराबर कर लेती हैं, ठीक से बराबर करती है। और बच्चा इतना चालाक होता है, जब देखते हैं मम्मी आसपास कई लोग हैं, पैं पैं, मम्मी को दबावे, अरे मेरा प्यारा बच्चा, अरे क्या हुआ बेटा, अरे बेबी, अरे बेबी, अरे बेबी, खा बेटा, खा बेटा, खा बेटा। और जब सब चले जाते हैं, फिर माँ बोलती है अब क्या करेगा, अब बताओ बेटा, और फिर हिसाब बराबर। बट दिस पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप विल नॉट बी विजिबल टू सोसाइटी, एंड द इमेज, द ग्रेट ग्लोरीफाइड इमेज विल कंटिन्यू। इसलिए ध्यान रखना होता है हमें, जो हम बात करते हैं कि स्टीरियोटाइप्स आर द जनरलाइजेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए कम्युनिटी और ए ग्रुप व्हिच डू नॉट हैव एडिक्वेट एविडेंसेस टू बी ट्रू, बट व्हिच नॉट ओनली एग्जिस्ट बट व्हिच कंट्रोल आवर बिहेवियर। ये तो हमने पॉजिटिव बताया मम्मियों के लिए, जनरल नेगेटिव होता है। किसी कम्युनिटी में अगर आपके मन में बैठा हुआ है कि वो वैसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, या विमेन आर लेस रैशनल, ये बात सोसाइटी में कम है, बहुत गहरे से बैठी हुई है। एक चीज बैठी है ना, कोई लड़की ड्राइव कर रही है कार बार, ये हंसी बता रही है, स्टीरियोटाइप इतना गहरा है। कोई लड़की कार चला रही है और आप सामने कार चला रहे हो, तो ऐसे बिहेव करते हैं, रुक जाते पीछे, तुम निकल जाओ पहले, और आप आगे पीछे से फेल हो जाते, निकल जाओ पहले, हमें अभी जानकारी है। और घर में कोई लड़की मुझे कार चलानी है, बाइक चलानी है, पेरेंट्स बोलते हैं रहने दो, एवरीवन हैज द राइट टू लिव। तो और इससे कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो जाता है उसका। जबकि ड्राइविंग कितनी सिंपल चीज है, जो आदमी 10वीं में पास नहीं कर पाया वो ट्रक चला रहा है पूरे देश में, अगर ड्राइविंग इतनी मुश्किल चीज होती तो बात ही रखती। बट वी हैव, आप इंडिया से बाहर जब देशों में जाएंगे, रोड में गिनती करके चल जाएंगे, अगर 100 गाड़ियां चल रही, कम से कम 50-60 रोड ही चला रही होंगी, और वो 150 किलोमीटर या ऑलमोस्ट 90 माइल्स पर स्पीड चला रही होंगी, तो फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश चल रहा है उनसे। ट्रेन चला रही है, बस चला रही है, मैं पहली बार देखा, एक बस में गया तो उसमें एक कंडक्टर एक ड्राइवर दोनों महिलाएं थी, तो मैं देख रहा कि आएगा कोई अभी, तो फिर सारे लोग बैठे हैं सीटों पर, उन्होंने बस चलाई, 3 घंटे का रास्ता, दोनों चले, कंडक्टर एक महिला, उसको टिकट मांगी, सब चल रही है, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ कोई महिला कार उठा ले, सब फर्क खड़ी कर देते हैं, पति मारी किसी को। ये क्या है, स्टीरियोटाइप है, और एक अननेसेसरी ट्रस्ट डेफिसिट एक कम्युनिटी ग्रुप के बारे में है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जब भी ऐसी कोई बात सुने, समझ जाना कि स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, उससे बचाना है अपने आप को कि आपके ऊपर ऐसी असर ना पड़े। सो स्टीरियोटाइप इज ए काइंड ऑफ बिलीफ, ध्यान रखो ये बिलीफ करने का ना। सो स्टीरियोटाइप इज ए काइंड ऑफ बिलीफ जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं। दूसरा डोगमा, व्हाट इज डोगमा? डोगमा इज अनदर काइंड ऑफ बिलीफ। स्टीरियोटाइप के बारे में कम से कम 4 एग्जांपल दे पाएंगे। जैसे मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ जो वीडियोस आते हैं, बोले बोले ग्रुप में हर महीने में एक वीडियो आता है, एक महिला है वो गाड़ी बैक करके लगाना चाहिए, 8 बार उसने बैक किया, फिर आगे गई, फिर बैक किया, फिर आगे, फिर बैक किया, फिर आगे। हो सकता है एक ही बार किया, उसको बार रिप्ले कर दिया उसने, फिर उसने फेल होता है, उसने कहा दीदी बाहर, दीदी गई, लगा बेटा झुक लगा दी, उसने दिखाया मेन विल बी मेन। वो बात हाँ लेडीज में है, गाड़ी चलानी आती है तो कैसे संभालेंगे। और ये क्या है कि स्टीरियोटाइप को और गहरा कर दिया, और वो वीडियो महिलाएं देख रही हैं, और एक समय बाद महिलाएं भी क्या कहती है, अरे मैं ड्राइव कर पाऊंगी, मैं ड्राइव करते बहुत सोचती हूँ। आदमी सोचता है, हम भी सोचते हैं, हम तो यहाँ झाँकते हैं वहाँ झाँकते तब ड्राइव कर लेते हैं, तुम कम से कम झाँकती तो नहीं वहीं, हम तभी ड्राइव कर लेते हैं। और उसके मन में बैठा दिया है तो ड्राइव नहीं कर सकती, हर महीने वीडियो आएगा व्हाट्सएप पे, वो देखते रहना। डोगमा और खत्म चीज है जिसके फेवर कोई आर्गुमेंट नहीं है, एक गलत चीज पर जबरदस्ती का विश्वास, पूरा विश्वास, फर्म फेथ और फर्म बिलीफ ऑन समथिंग इलॉजिकल, ऑन समथिंग इलॉजिकल या इररेशनल। तो कहीं ये वर्ड पढ़ें, दिस इज ए डोगमेटिक अंडरस्टैंडिंग, समझ लो दिस इज डोगमा वर्किंग बिहाइंड दिस। व्हाट डज इट मीन? आपका गहरा विश्वास किसी चीज पर है और वो चीज गलत है, इलॉजिकल है, वेरी क्लोज टू सुपरस्टिशंस और सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, वेरी क्लोज टू सुपरस्टिशंस। इसको हिंदी में बोलते हैं मताग्रह या दुराग्रह, और इंग्लिश में डोगमा। इसका सिंपल एग्जांपल हमें समझना एकेडमिक, जैसे मान लीजिए आप किसी आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर मार्क्सिस्ट। When we believe in an ideology, ideology gives us a way of seeing everything, and in some instances that way of seeing is not being applicable in that situation. और जब आप जबरदस्ती उस पॉइंट ऑफ व्यू को वहां छेड़ना चाहो कि नहीं मैं तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखूंगा इस चीज को भी, इसको बोलते हैं डोगमेटिक अंडरस्टैंडिंग। यूजिंग एन आइडियोलॉजी where or when it's not meaningful, using an ideology where and when it's not applicable or meaningful। इसको फेमिनिस्ट हर चीज में एंगल ढूंढ ले आए, बड़ी खराब हो तो बड़ी खराब हो जाती है। एक बार फेमिनिस्ट बोली थी आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि बस जाती है और ट्रक जाता है, ट्रक मेल कैसे हुआ बस में, हम तो घबरा गए। समुद्र बहता है और नदी बहती है, द वन हु इज बिग इज मेल एंड द वन हु इज स्मॉल इज फीमेल, हम तो घबरा गए। हमने कहा लेकिन झील बहती है और तालाब पड़ा हुआ है, ऐसा भी तो है। और प्याज कटेगा तो गोभी कटेगी, गोभी बड़ी है प्याज छोटा है, तो हर जगह तो ऐसा नहीं चल रहा है, तो इसको कैसे इसको करें। अब कोई इस लेवल पे जाके फेमिनिज्म करने लग जाए तो बड़ी समस्या होती है। कोई भी आइडियोलॉजी, नॉट फेमिनिज्म, एनी आइडियोलॉजी इफ यू आर यूजिंग इन दिस वे, जबरदस्ती यूज करने लग जाए, हर चीज में यूज करने लग जाए, तो इसको बोलते हैं डोगमेटिक अंडरस्टैंडिंग। बड़ी खुशी आपको, गुड। तो इसको बोलते हैं डोगमेटिक अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपको बचना है। सो इवन इफ यू फॉलो एन आइडियोलॉजी, उसे डोगमेटिक लेवल पर जाने से बचना है।
थर्ड फेथ, फेथ मैंने कल समझाया था, फेथ इज द बिलीफ इन ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, any belief that belongs to transcendental ideas. What is transcendental? Beyond this world. So any idea that is about beyond this world is transcendental idea. So if you have a belief in a transcendental idea, it means this is a faith. And the final one is a hypothesis or the scientific rational belief. ये क्या होता है? ये हम समझते हैं क्या होता है? Rational belief. देखिए ऐसी कई चीजें जिसके बारे में फाइनल ट्रुथ हमारे पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, डज गॉड एग्जिस्ट और डजंट गॉड एग्जिस्ट हमें नहीं पता. अभी तरीका है कि आप इसको एक्स को मान लें या वाई को मान लें. एक तरीका है कि जितना जान सकते हैं वो जानने के बाद फिर आप कहें ऑल्दो आई नो वी कैन नॉट प्रूव, वी कैन नॉट नो, but till the time it is finally proved, I want to believe that God exists. But God doesn't exist in the way that religions are preaching. It exists in some other way which is unintelligible to us, which we cannot understand. अब ये कैसा बिलीफ है? तो बिलीफ है कि जब तक साबित नहीं होता तब तक मैं भगवान को मानना चाहता हूँ, पर उस रूप में नहीं जिस रूप में मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गुरुद्वारा मानते हैं. अपने अलग तरीके से मानना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में मानना चाहता हूँ. ये बिलीफ सुपरस्टिशन टाइप का है, डोगमा टाइप का है, या बहुत लॉजिक और रैशनैलिटी यूज करने के बाद पैदा हुआ होगा. सो एनी बिलीफ व्हिच इज बेस्ड ऑन द रैशनल सोर्सेज, और जहां रैशनल सोर्सेज काम नहीं आ पाए वहां पे बिलीफ करें. बट देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस बिलीफ सिस्टम कि जिस दिन साबित हो जाएगा मैं चेंज करूंगा. बट टिल द टाइम देयर इज नो प्रूफ, till then I am accepting this as my belief, but I am ready to change my belief system without any problem. And that is why if you see any scientific experiment, हर साइंटिस्ट, हर डॉक्टर क्या लिखता है, ध्यान से देखना. Hypothesis, then experimentation, observation, conclusion, conclusion क्या लिखता है, अगर साबित हो जाए. Till the time it is not refuted, we can treat it to be a law. This is the language of science. साइंटिस्ट में, धर्म के आदमी में और फिलोसफर में सबसे बड़ा अंतर ये है, तीनों का क्वेश्चन सेम है, तीनों के आंसर का मेथड अलग है. फिलोसफर का अंतिम सवाल क्या है, दुनिया कैसे बनी. साइंस का अंतिम सवाल क्या है, दुनिया कैसे बनी. फिलोसफी के लोग मेटाफिजिक्स में लास्ट सवाल, रिलीजन के लोग कैसे जवाब दे रहे हैं, दुनिया कैसे बनी. The fundamental question of religion, philosophy and science is same. Difference lies in the approach to find out the answer. Philosophy is finding answers on the basis of logic, logical speculations, rational speculations. Religion is finding the answers on the basis of emotional speculations. And science is searching for the answers on the basis of research, experimentation. And they know, धर्म के लोग ऐसे नहीं बोलते कि जिस दिन मैं गलत साबित हो जाऊंगा मेरी बात मत मानना. धर्म के लोग डोगमेटिक होते हैं, वो दुराग्रह करते हैं कि हमारी बात ही फाइनली सच है. और जहां कोई बोल दे कि my statement is final, it means he or she has gone into being dogmatic. Philosophy के लोग भी अक्सर डोगमेटिक हो जाते हैं, साइंस वाले नहीं होते. And that is why their belief system is scientific belief system. साफ लिखते हैं, till the time my research is not refuted, we can believe this to be true. And they are waiting for someone to refute their research. And then whatever this person proves will be the truth until someone else refutes this research or that research. इसलिए बिलीफ वर्ड आता है, बिलीफ के कैसे मतलब होते हैं. अब इसके बेस पर एटीट्यूड से रिलेशनशिप को समझते हैं. आप एक बार ध्यान से देख लें यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये समझा. प्रथम बात ध्यान से समझो, आपका फेवरेट टॉपिक था. थॉट्स कई तरह के होते हैं, कंसेप्चुअल, एटसेट्रा, इमेजिनेटिव, डाउट एनालिसिस, इवैल्यूएटिव थॉट्स दो तरह की, ओपिनियन बिलीफ, और बिलीफ कई तरह के, डोगमा, स्टीरियोटाइप, फेथ, हाइपोथेसिस. आपसे एग्जाम में जो पूछेंगे वो स्टीरियोटाइप पूछ सकते हैं जरूर, बिलीफ पूछ सकते हैं, ओपिनियन पूछ सकते हैं. मेरे ख्याल से इसके बियॉन्ड आपसे पूछेंगे नहीं, बट यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन योर आंसर्स ऑन योर ओन. जी हाँ, स्टीरियोटाइप सोसाइटी में चल रहा होता है, ठीक. दैट इज व्हाई वी कॉल सोशल स्टीरियोटाइप्स. सो स्टीरियोटाइप्स आर प्रेवलेंट इन सोसाइटी. जैसे यहाँ भी होगा ना, मैं बच्चों से पूछूं कि मान लो आपके रूममेट चुनना हो अपने लिए, और आप जाए किसी डीलर के पास और वो कहे सर ऐसा है, एक ही कमरा खाली है, एक ही सीट खाली है, या दो कमरे खाली हैं, एक ही सीट खाली है, बाकी सब सेम है. सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक रूम में जो आपका रूममेट होगा वो होगा हरियाणा से, और दूसरे रूम में जो होगा वो होगा असम से. आप कहेंगे मिलवा दो कि भाई रोजगार नहीं हो, क्या मिलेंगे, पहले शादी हो, क्या मिलेंगे, अपना उसकी सीट खाली. बताओ आप कहाँ से हैं, यूपी से. तो बताओ मुझे, अगर सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर फैसला करना हो, इस फैसला कर लो हरियाणा और झारखंड कर लो कि दो पॉसिबल रूममेट्स हैं आपके, यू कैन नॉट मीट देम, यू हैव टू पे एंड जस्ट शिफ्ट. एंड द ओनली डिफरेंस, बाकी सबसे दोनों एमबीए हैं, दोनों इंजीनियर से पहले, दोनों नौकरी करके आए हैं, एवरीथिंग इज सेम. द ओनली डिफरेंस बीइंग वन इज फ्रॉम हरियाणा, वन फ्रॉम झारखंड. किसको चुनेंगे, झारखंड को चुनेंगे. पहले बता झारखंड चुनेंगे, क्यों, क्योंकि ये काम कर रहा है स्टीरियोटाइप. आपके मन में बैठा कि हरियाणा अच्छे नहीं होते, तोड़ देंगे किस दिन. दिस इज स्टीरियोटाइप. डोगमा प्रिवेल करता है जनरली पढ़े लिखे एकेडमिशियंस की दुनिया में. बिकॉज आई एम मार्क्सिस्ट, आई विल प्रूव एवरीथिंग फ्रॉम द लाइट ऑफ मार्क्सिज्म. बिकॉज आई एम फेमिनिस्ट, आई विल सी एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेमिनिज्म. जब इस लेवल पर चीजें होने लगे, देन दे बिकम डोगमेटिक. फेथ तो आप जानते हैं, और ये वाला जो है साइंस के रूल्स यूज करते हैं, दे यूज इट ब्यूटीफुली. जी जी जी, क्या लिखा है, कोई लेडी बस चला रही है. स्टीरियोटाइप, यस. औरत बस नहीं चला सकती, ये समाज में फैला हुआ है. तो ना चले पैदल जाए, मैं तो चल गया था बस आराम से. पहली बार चौंका, फिर मैंने पूछा, मैंने ऐसे ही, बोले ऐसे ही, बैठ गया. तो मैं जिंदा हूं आज भी, और ये इंसिडेंट करीब 11 साल पहले का. सो चल गया, बहुत बढ़िया. मैं तो फ्लाइट से मेरी यात्रा ठीक ठाक होने लगी. जब मैं, मुझे आज तक की सारी जर्नीज में इंटरेस्टिंगली जो फ्लाइट की जर्नी सबसे अच्छी आज तक की रही मेरी, उसकी दोनों पायलट्स महिलाएं थी. जब मैंने अनाउंसमेंट की, अपना नाम बताया, अच्छा फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसे होता है, एक तो टेक ऑफ ठीक से हुआ नहीं हुआ, और सबसे रिस्की होती है लैंडिंग, कि ऐसे हुआ कि ऐसे हो गया. वो सारा खेल इसी बात का. लैंडिंग के समय सबका दिल धक रहता है कि बस आज और बच जाए तो ये बात ठीक रहेगा सब. तो अगर किसी फ्लाइट की टेकिंग ऑफ उतना मुश्किल नहीं होता, लैंडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. लैंडिंग इतनी स्मूथ हुई और ऊपर से अनाउंसमेंट, हर कैप्टन अनाउंसमेंट नहीं होती. 90% कैप्टन्स क्या अनाउंस करते हैं वो समझ पाते हैं. कुछ बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, दो तीन वर्ड समझते हैं, वेदर कंडीशन ऐसे समझ में आता है, जर्नी गुड, ये सब चार पांच वर्ड समझ में आते हैं. बाकी पता नहीं मन में क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ नहीं आता. उस पायलट ने बड़े सुकून से सारी बातें समझाई कि हम इस पर फ्लाई करेंगे, ये हमारी स्पीड रहेगी, हो सकता है थोड़ा सा वाइब्रेशन बीच में डरने की. हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों भाषा समझाया. शी वाज फ्रॉम तमिलनाडु एंड शी स्पोक इन आई थिंक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, और एटलीस्ट इंग्लिश हिंदी. और एकदम कांसेप्ट क्लियर कर दिया कि अगर प्लेन हल्का सा हिले ऊपर फ्लक्चुएशन है तो डरना नहीं है, ये क्यों होता है, ये समझा दिया. सो आई आल्सो हैड द स्टीरियोटाइप कि women cannot be good drivers, but they are better even pilots. So they can be good pilots, they can be good drivers. So if the stereotype is impacting you, it's the social problem, it's not your personal problem. But that is stereotype, that is not dogma. Generalization leads to diversification. मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा जो कहना चाह रहे हैं. थोड़ा सोचिए फिर बात करेंगे. यस, अच्छा हाँ, बोलिए. सुपरस्टिशन, और आप हैं कहाँ से, मुझे लग रहा था, मैंने इसलिए पूछा, मुझे लग गया था कि मिट्टी की सुगंध आई मुझे अपनी. कौन से जिले से हैं, किस हिसाब से, बहुत बढ़िया. आवाज सुन रहे हैं, इसलिए भाई साहब ने कहा मैं झारखंड चुनूंगा. बट द क्वेश्चन इज वेरी नाइस, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड सुपरस्टिशन. इसका जवाब ये है,
Religion is a totality of many things. Few things of the religion belong to the category of superstitions. Religion is not equivalent to superstition. Religion has some rituals, it has some code of conduct. They are not superstitions. But the metaphysical part of religion, mythological part of religion, it may have several superstitions. ठीक है? So religion has an element of superstition, and some superstitions are irreligious. जैसे बिल्ली रास्ता काट जाएगी और दिन खराब हो जाएगा. It has nothing to do with a specific religion, but people believe in it. अब बिल्ली के रास्ता काटने से इंसान का रास्ता खराब दिन खराब हो गया, तो ह्यूमनिज्म है या कैटिज्म चल रहा है दुनिया में? मतलब ह्यूमन बीइंग का दिन खराब कर दिया बिल्ली ने, क्या बात है? जबकि होना क्या चाहिए कि हमने रास्ता काटा सब दिन खराब हो गया, जो हो भी जाता है. इंसान चला गया मछली मारने, मछली मर गई. So superstition is not necessarily belonging to a religion. Religion is not only superstition, so religion has some elements of superstitions. Yes. Delusion. डॉक्टर अंकित ने पूछा कि साइकोलॉजी में डिल्यूजन एक शब्द होता है साइकियाट्री में, जिसका मतलब फर्म बिलीफ व्हिच इज रॉन्ग. और ये डोगमा है क्या सेम है? डोगमा इज ओनली अबाउट एकेडमिक पीपल. A person of academics belonging to an ideology or a specific approach, trying to find out the same approach everywhere, even where it's not easy or possible to find that. A feminist using feminist language or concept where it's almost impossible to be used. This is dogma. Delusion is a normal problem for anyone, especially उन लोगों को जिनको एक बहुत गहरी बात बैठ गई दिमाग में, उसको हम फिलोसफी में ब्लिक कहते हैं, इसको delusion कहते हैं. In philosophy of religion it becomes blick, B-L-I-K or C-K, I think, which means I have a deep faith in something which is wrong, but I believe in that. So that is a problem. मैं ना मेरी समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है. डोगमा के सुप्रीम लेवल पर पहुंचेंगे तो फेथ माना जाएगा. पागलपन भी हो सकता है, फेथ भी हो सकता है. चांस की बात है कि मानने वाले कैसे हैं. जिहाद क्या होता है? जिहाद का मतलब गोल को अचीव करना किसी भी रूप में. तो फिर तो ठीक है, यूपीएससी जिहाद कर दीजिए. अगर इसका यही मतलब है तो फिर तो कर दीजिए. तो बड़ा ट्रिकी कांसेप्ट है, उनको इससे तो नहीं जोड़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप लोग खो जाते हैं किसी कांसेप्ट में, खुश हो जाते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग. अच्छा जी, हुजूर आप बताएं, आप पीछे बैठे हैं. इलॉजिकल इरेशनल, हाँ है डोगमा में. अगर उसको क्या कर दे, क्वेश्चन पूछे, तो डोगमा और रिलीजन से कहाँ आएगा? मतलब जिस आदमी को डोगमा है, अगर वो खुद क्वेश्चन पूछ पा रहा है तो डोगमा नहीं है. बट इफ समवन एल्स इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड ही इज रिफ्यूटिंग द क्वेश्चन, इट मींस ही इज इन द डोगमा. अगर क्वेश्चन कर रहा है तो हाइपोथेसिस है, तो साइंटिफिक बिलीफ हो गया. डोगमा बिकम्स अनक्वेश्चनेबल फॉर द पर्सन हु इज इन द डोगमा. और आपने पता देखिए, मैं तो बहुत डोगमेटिक लोगों को देखता हूं, डीयू में, जेएनयू में. इफ समवन इज मार्क्सिस्ट, ही विल डिफाइन एवरीथिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ मार्क्सिज्म. मेरे बहुत सारे दोस्त जैसे कुछ पक्के मार्क्सिस्ट हैं, उनसे जब बहस होती है, मैं कहता हूं तुम कैसे कहते हो भगवान नहीं है? जो भगवान कह रहे हैं उनके पास प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए. एग्री, तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है साबित करने के लिए नहीं भगवान? उनको भी समझने लगता है. फिर मैं कहता हूं एग्नोस्टिक बन जाओ. आई डू नॉट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट. व्हाई टू क्लेम दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? फिर मेरी बात तो सही है, पर ये बोल देंगे तो जात बाहर हो जाएंगे, पार्टी से बाहर हो जाएंगे. So we have to speak what we have been told. This is being dogmatic. You belong to a political party and you have to speak everything from that perspective, even when you know you are speaking something very wrong. But you have to speak because you belong to an ideology. This is being dogmatic. ठीक है? Prejudice is a form of attitude which we will discuss today only. Stereotype is cognitive. When it is attached to an emotion and disposition to behave, it becomes prejudice. आज ही पढ़ेंगे उसको. ठीक है? So having studied the different forms of thought, now we have to understand thought and attitude relationship. Relationship between thoughts and attitudes. इनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, 2 सेकंड कर लेते हैं, फिर रिलेशन पे जाएंगे. If you have to define 1 or 2 similarities between these two, and then maybe 1 or 2 differences, just to write 2-3 lines if required. Similarities क्या हैं? Thoughts और attitude में both have a cognitive aspect. Attitude में 3 aspects हैं, but it also has a cognitive part, and thought is a cognitive thing. So we can at least say both have a cognitive element, cognitive aspect of element. दोनों क्या है? Innumerous हैं. दोनों इनमें से बर्थ से हम मानते हैं कुछ नहीं, दोनों चीजें क्या होती हैं? इवॉल्व होती हैं, लर्न होती हैं. लर्न और इवॉल्व्ड. They have good amount of impact on personality. हम ये नहीं लिखेंगे difficult to change, क्योंकि thoughts में से जो opinion है that is easy to change. So this we won't write difficult to change, but otherwise these 4 similarities can be mentioned between these. Now coming to differences, thoughts and attitudes. क्या मैं कह सकता हूँ thought is only cognitive? And what about attitude? It's cognitive plus affective plus behavioral. So the attitude contains 3 elements: cognition, affection, behavior, whereas the thought contains only cognitive element. इनमें से ज्यादा impact personality पे किसका होता है? ज्यादा गहरा impact किसका होगा? हमारे थॉट्स पे, हमारे एटीट्यूड्स का? नहीं, हमारे बिहेवियर पे, हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी ज्यादा इम्पैक्ट. अच्छा, इनमें से ज्यादा आसानी से कौन चेंज हो सकता है? तो थॉट्स में लिखिए इजी टू चेंज, डिफिकल्ट टू चेंज. थॉट्स में लिखिए लेस इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी. जिन थॉट्स का इम्पैक्ट ज्यादा होता है वो एटीट्यूड बन जाती है पहले. लेस इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स हैव मोर इम्पैक्ट. क्लैरिटी है यहाँ तक? अब रिलेशनशिप देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, थॉट एंड एटीट्यूड. हमने कल जो समझा था एटीट्यूड के 3 एस्पेक्ट्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियर. थोड़ा सोच के बताइए कि जनरली जब बनता है एटीट्यूड तो इन 3 चीजों में सीक्वेंस क्या रहता होगा? कोई भी आपका एटीट्यूड है उसमें कॉग्निशन यानी थॉट भी है, इमोशन यानी अफेक्ट भी है, बिहेवियर करने की टेंडेंसी भी है, डिस्पोजिशन टू बिहेव भी है. ये एक सेकंड में अचानक इकट्ठा होता नहीं आपके साथ. सो इट टेक्स सम टाइम टू डेवलप. तो डेवलपमेंट के स्टेजेस में व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नॉर्मली? कॉग्निटिव, सेकंड इज अफेक्टिव, थर्ड इज बिहेवियर. जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव का मतलब क्या है? हमारा जो एटीट्यूड है उसका कॉग्निटिव पार्ट क्या कहलाता है? कल मैंने जिक्र किया था हल्का सा. अच्छा, ये बताओ कि ओपिनियन के बेस पे एटीट्यूड फ्रेम हो जाना आसान है या कम से कम उसको बिलीफ होना चाहिए? बिलीफ होना चाहिए ना. सो जनरली वी से द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द एटीट्यूड इज बिलीफ. सो बिलीफ इज ए कॉग्निशन. सो every attitude begins with
a thought in the form of belief. हमेशा ध्यान रखो, belief is a form of thought. So when we say every attitude starts its journey from a thought, that means it's a belief in the beginning and then it goes into becoming an attitude. तो पहली बात सिंपल सी थॉट आई, धीरे धीरे आपका बन गया एटीट्यूड. इसका एग्जांपल कुछ भी आप दे सकते हैं, 50 एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे पहली बार आपने विचार पढ़ा, धीरे धीरे आपको अच्छा लगा, वो आपका एटीट्यूड ही बन गया. कौन सी ऐसी थॉट हो सकती है? बच्चे को सिखाना क्या? अच्छा, बच्चे को पैर छूना सिखाना, वो सब ठीक है. एनीथिंग, रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स, नॉन वायलेंस, व्हाटएवर. कौन सी तरफ? सेक्युलरिज्म, ठीक है. एनी थॉट. सो व्हाटएवर बिकम्स एन एटीट्यूड स्टार्ट्स फ्रॉम ए थॉट. दिस इज द पॉइंट. नाउ सेकंड, अगर आपको किसी का एटीट्यूड चेंज करना हो, व्हिच वी विल अंडरस्टैंड टुडे हाउ वी कैन डू दैट. कॉमन सेंस से बताइए, उसको चेंज करने के लिए बिहेवियर चेंज करेंगे, इमोशन चेंज करेंगे या थॉट चेंज करेंगे? थॉट चेंज करेंगे. सो इवन द एटीट्यूडिनल चेंज starts from change in thoughts, and that is why the world of attitudes is basically dependent upon the world of thoughts. दो बातें. अब तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या ऐसा, सोच के बताइएगा, है ना, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने एग्जांपल दिया सबसे पहले आप लोगों को, उससे शायद रिलेट कर पाएंगे. इज इट पॉसिबल दैट बिकॉज ए पर्सन इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, दैट इज व्हाई ही इज नॉट इवन एबल टू लिसन टू ए न्यू थॉट? हो सकता है? थोड़ा सोच के देखिए. क्योंकि एक इंडिविजुअल के दिमाग में एक एटीट्यूड बहुत मजबूती से बैठा हुआ है, इस वजह से वो एक नई थॉट को सुनने समझने को तैयार ही नहीं है. और आमतौर पर कैसे साथ होगा? जो डोगमा के साथ होगा, जो डोगमेटिक लेवल पे होगा. ये साइकोलॉजी की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है. एंड टू क्लैरिफाई इट, आई हैव टू यूज 3 टर्म्स सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस. हम एक टॉपिक जो हमें आज अंत में पढ़ना है, और मैं हर बार उसको यही पढ़ाता हूं ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए. तो एक काम कीजिए, पेज चेंज करके एक हेडिंग बनाइए, फिर इस पे ये इसी का थर्ड पॉइंट है. ये कोई नया पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट में लिख देता हूं, पहले आप लिख लें, फिर उसका एग्जांपल समझेंगे. थर्ड पॉइंट ये है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स कैन स्टॉप new and opposite thoughts from being accepted. Strong attitudes can stop new thoughts from being accepted. अब इसकी टर्म्स क्या हैं साइकोलॉजी में, that we need to understand, and to make that understandable, टॉपिक का नाम है डिफिकल्टीज इन परसुएशन. ये अलग से पेज पे कर लीजिए, जब परसुएशन पढ़ेंगे वहां को लिंक करना पड़ेगा इसको, पर इसके 5 में से 3 कंसेप्ट यहां काम आएंगे हमारे. डिफिकल्टीज इन परसुएशन. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज परसुएशन. Persuasion is any attempt by anyone to change someone's attitudes. That's all. इसको मैंने कहा कन्विंस करना, या परसुएसिव कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको. और जिन लोगों में ये जी देखो 4 वर्ड्स हैं, एक है कन्विंसिंग, एक है परसुएडिंग, एक है ब्रेन वॉशिंग, एक है मैनिपुलेटिंग. इन्होंने ऐसे क्या किया, इतने सारे वर्ड्स आ गए, वर्ड्स ज्यादा गए. अच्छा समझ गया, वर्ड्स की वजह से परेशान है. ओके, आर यू फाइन? करें आगे, चलो. तो 4 वर्ड्स हो गए. अब पहले मैं ये कर लेता, है ना, जैसे ही खत्म हो गया दिला देना, फिर जरूर समझेंगे. परसुएशन इज एवरी अटेम्प्ट टू चेंज समवन्स एटीट्यूड. दैट्स इट. जैसे मैं अटेम्प्ट लगातार कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों के कुछ एटीट्यूड्स में हल्का हल्का चेंज आया होगा, तो ये परसुएशन हो गया. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं आपसे बात करते हुए? परसुएशन. जब वो चाहते हैं कि आप उनकी कोई बात मान लें, समझ लें, दैट इज परसुएशन. जब आप टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, दैट इज आल्सो परसुएशन. सम एक्टर इज परसुएडिंग यू टू च्यू ए गुटखा, और नॉट वन 3 एक्टर्स हैव कम टुगेदर कि भैया इलायची खानी है, इलायची, और आप समझ रहे हैं क्या खाना है, वो भी समझ रहे हैं कि आप समझ जाएंगे क्या खाना है, पर बोल रहे हैं इलायची. तो वो परसुएट कर रहे हैं कि तुम गुटखा खाओ क्योंकि हमें पैसे मिल गए हैं, और तुम गुटके से कैंसर से मर जाओ. और उनके परसुएशन के चक्कर में कई हजार लोग गुटखा खा के मर भी जाएंगे. उन्हें शर्म नहीं आएगी कि वो अपनी परसुएसिव पावर का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, लोगों को कैंसर में धकेलने के लिए कर रहे हैं. बट सिंस दे हैव परसुएसिव पावर, दे कैन डू दैट, दे कैन डू एनीथिंग. और कभी अगर मोदी जी एक खतरनाक भाषण दें और बताएं कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान से युद्ध करना ही होगा, तो देश की जनता उनकी स्पीच सुनने के बाद क्या बोलेगी? हाँ या ना? बिकॉज ही हैज एब्सोल्यूट लेवल ऑफ परसुएशन. पूरे देश को इस चीज के लिए परसुएट कर देना कि युद्ध करना पड़ेगा. ही कैन डू इवन दैट, व्हिच इज नॉट इजी थिंग, कर लेंगे. Many leaders, successful leaders, do have great persuasive communication skills. तो persuasion ये होता है. And if you want to be a successful civil servant or maybe a politician in future, the ability which you have to work upon, the prime ability, that is the ability of persuading others. Now, suppose you are persuading someone, which difficulties can come during the process? This is the topic. And in the books of social psychology, 5 problems are highlighted in this attempt. तो जब भी आप किसी को persuade करोगे, even convincing someone that you are the right choice for him or her is a form of persuasion. As soon as you start performing in front of someone to impress her or him, it means you are trying to persuade him or her, and all the efforts during your performance will be classified as persuasive communication. अब लिंक ठीक से कर पा रहे हैं आप लोग, है ना? और इसमें बोलना ही नहीं होता है. जब आपको पता हो कि मैं जहां जा रहा हूं वहां वो भी आएगी, या जहां मैं जा रही हूं वहां वो भी आएगा, अगर उस दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा तैयार हुए हो, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ परसुएशन. अगर अच्छे से कंघी करने के बाद एक बार बाहर निकाल दिया है कि इसी पे मरेगा, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ परसुएशन, है ना? दोनों पक्षों की बात चल रही है, एक बात नहीं चल रही है, दोनों की बात चल रही है.
अब समझ पाइए कहाँ कहाँ होता है परसुएशन? कोई परसुएशन उसके पास से गुजरते हुए एक किताब का कवर पे साइड में कर लेना कि इस किताब से मेरी इंटेलिजेंस साइड लग जाए, इतने डीप लेवल तक होता है परसुएशन, खाली बोलने वाला नहीं होता है, बोलना तो बहुत छोटी बात है। नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द परसुएसिव कम्युनिकेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्बल पार्ट्स, ये सब परसुएशन है। तो आप किसी को परसुएट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, और बीच में बाधा आ गई। आज 5 तरह की बाधाएं, 5 तरह की प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं। क्या तो प्रथम क्यों परेशान हो भाई? तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बारे में बात चल रही है? तुम्हारे बारे में चल रहा है, ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैं जब से ये वाला पढ़ा रहा हूँ सब आपको देख रहे हैं आसपास के लोग, कुछ तो खास बात है, कुछ हाल ही में दिल टूटा है क्या आपका? क्योंकि कई लोग आसपास के देख रहे हैं कि इसके बारे में बात चल रही है ऐसे कुछ, तो देख भी समझती आई डोंट नो। सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन परसुएशन? नंबर वन डिफिकल्टी इज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, ये इसके नोट्स बना लो ठीक से, बहुत काम आने वाला है। आंसर आंसर अपनी जगह है, दिस इज ए लाइफ चेंजिंग आंसर। सो फर्स्ट थिंग इज रिएक्टेंस। तो ये चीज कई बार हो जाती है और इससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो रिएक्टेंस से हमें अभी समझते हैं रिएक्टेंस कैसे होती है, एक सिचुएशन लेके समझेंगे। आपने एक वर्ड सुना है सिलेक्टिव अवॉइडेंस या बायस एसिमिलेशन, ऐसा वर्ड सुना हो? सुने ऐसे वर्ड? और अगर आपसे कोई पूछे इनोक्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज, डॉक्टर साहब बता देंगे, बाकी लोग बताएंगे व्हाट इज इनोक्यूलेशन, सुना कभी? भगवान आप बताएंगे? अच्छा, इनोक्यूलेशन तो बहुत कॉमन वर्ड है। चलो हम 5 वर्ड लिखते हैं, फिर 5 वर्ड समझाता हूं। सेकंड वर्ड इज फॉर वार्निंग, FOREWARNING, फॉर वार्निंग, ई जरूर लगाना है। थर्ड इज सिलेक्टिव अवॉइडेंस, फोर्थ इज बायस्ड एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इज एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। एटीट्यूड इनोक्यूलेशन, अभी तो ध्यान से समझते हैं। ठीक, आप किसी का दिमाग बदलना चाह रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, आई एम द परफेक्ट पर्सन फॉर यू। रिएक्टेंस का मतलब है कि जब आप किसी पर हावी होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट इंपोजिंग योरसेल्फ ऑन समवन, दैट पर्सन गेट्स इरिटेटेड, एंड व्हेन दैट पर्सन गेट्स इरिटेटेड, he comes into a form of reaction, and the reaction is so blind that even if you have valid points, this person won't be able to accept and listen to your valid points. So never impose yourself on someone you want to convince. इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स है जो चाहता, मतलब वाई चाहता है कि एक्स को प्रभावित कर दूं, पर खुद 2-3 बार ट्राई कर नहीं हो पा रहा, तो उसने बेस्ट फ्रेंड जेड से कहा कि भाई तुम कोशिश करो, तुम मेरे बारे में समझाओ। जेड की बात एक्स को ठीक लगती है, समझदारी की बात लगती है, तो जेड गई एक्स के पास या जेड गया एक्स के पास, और उसने कहा वैसे बात बताऊं, वाई है अच्छा। एक्स इज ऑलरेडी फेड अप लिसनिंग अबाउट वाई फ्रॉम वाई एंड फ्रॉम अदर्स, एंड एक्स इज अरे छोड़ ना यार, छोड़, दूसरी बात करते हैं। पर जेड की तो रोजगारी है, जेड ने सुपारी ले रखी है, वो तो करेगा ही काम, सुपारी लेके आया है, फिर 5 मिनट में यार बाकी सब ठीक है लेकिन अच्छा है भाई, एक बार बात तो कर ले, क्या हो गया, इंसान ठीक है, मतलब ठीक है, बात तो कर ले। एक्स कह रही है अरे छोड़ इन सब बातों को यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, पढ़ाई की बात कर, बता आर्टिकल 21 में क्या लिखा है। फिर बेचारे ने आर्टिकल 21 सुनाया पूरा, फिर बात घुमा के लाया। कल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में 2 लोग चोटिल थे, वाई दोनों को लेकर हॉस्पिटल गया, बड़ा दयालु है, वेरी अल्ट्रुइस्टिक, वेरी केयरिंग, ही कैन बी द बेस्ट एवर स्पाउस फॉर समवन। अब एक्स का माथा भरना गया है, और माथा भरनाने के बाद जो होता है उसका रिएक्टेंस, और उसने जेड से कहा ऐसा है निकल ले तू भी, और आज के बाद उसका नाम बोला तेरा मुंह तोड़ दूंगी, उसे तोड़ दूंगी, तेरा तोड़ दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर अकेली घूमती रहूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, जा बोल दे जाके। इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। इतना इंपोज किया कि आदमी फट पड़ा एकदम। So whenever you have to convince or persuade someone about something, don't impose. Respect the autonomy and liberty of the person. So when you keep on imposing yourself on the person, becomes reactionary, and in the reaction, he or she takes the decision that is totally against what you wanted. ऐसा होता है, आप फोन खरीदने जाएं कि भैया मुझे ना एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल कौन सा चल रहा है, 14 चल रहा है, 14 मैक्स प्रो, ये बोलते हैं ना, प्रो मैक्स बोलते हैं। अच्छा, आपने जाके बोला कि भैया एप्पल 14 प्रो मैक्स दे दो, उसने कहा अच्छा अच्छा, लगे दिखाया, उसने कहा लीजिए, और फिर बोला वैसे बात बताओ मैडम, आपने कहा इसमें दम नहीं है, बेकार फोन है, बिना बात की महंगा है, आपने कहा अच्छा कौन सा लूं, ओप्पो, तो लाके दिखाया, बोलो देखो एकदम वैसा ही तो है, एकदम वैसा ही है, और इसकी आधी कीमत में है। आपने कहा ठीक है भैया, मतलब ठीक है, लेकिन एप्पल एप्पल होता है, उसको उल्टा रखने का अपना सुख होता है, वो ओप्पो में थोड़ा होता है, उसको कमीशन मिलना ओप्पो में ज्यादा। कह रहे आपकी मर्जी है, लेकिन दम नहीं मिलना उसमें, ओप्पो ले लो, मेरी बात मानो, फायदे रहोगे, ब्यूटीफुल फोन है ओप्पो, कलर्स ज्यादा हैं, 21,000 कलर्स उसमें ज्यादा है, इससे इससे कैमरा ऐसा कैमरा फिल्मों में काम आता है, ओप्पो एप्पल में बात नहीं है। आपने अच्छा ठीक है ज्ञान मत दो, कितने का ये बताओ, फिर चल मैडम मेरी बात मान लो प्लीज, मानो मेरी बात, मैडम एप्पल मत लो, मेरी बात मान लो प्लीज, वो खरीदो मैडम। अब ये बेचारी क्या बोली, मतलब अब एक वर्ड बोले ना, फोन फेंक के मारूंगी, तो चलो पढ़ो, और फिर करिए बिना फोन के रह लूंगी जिंदगी भर। ये वाला जो पॉइंट आता है ना, इसके बिना जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन ये नहीं, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। तो जब भी कोई आपको परस्यू करे या परसुएट करे, उसको बोलना ठीक से करना, ऑटोमेटिक ध्यान रखते हो तब ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। दूसरा है फॉर वार्निंग, जो टूटे दिल वाले ध्यान से सुने और आइडेंटिफाई करेगी गलती कहां हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, इसे समझ में आएगा, ठीक है। फॉर वार्निंग का मतलब क्या होता है, फॉर मींस बिफोर, पहले, वार्निंग मतलब चेतावनी। देखो परसुएट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसको परसुएट कर रहे हैं उसको पता ना चले कि परसुएट कर रहे हैं,
अगर पता लग गया तो नहीं होगा, बस यही कलाकारी चाहिए, एकदम चुपके से करना है, पता भी ना चले और हो गया। अगर पता लग गया तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कल मुझसे बच्चे ने पूछा, सर व्हाट इज हिप्नोसिस, व्हाट इज ट्रांस, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड पावर एक्सेट्रा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पावर्स होती है। वन ऑफ द स्टेजेस इन द सबकॉन्शियस माइंड इज नोन एज ट्रांस। कोई सबकॉन्शियस कंट्रोल कर ले अपना, उसकी नींद वींद मेडिटेशन, मेडिटेशन भी उस लेवल पे होता है। एंड इफ यू हैव द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग अदर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज नोन एज हिप्नोटिज्म। इफ यू डू इट फॉर द गुड पर्पसेस, इट इज हिप्नोथेरेपी एंड टेक्निकली इट्स नोन एज हिप्नोसिस, व्हिच इज अ साइंस। आई हैव बीन अ विटनेस टू इट, आई हैव, पर मैंने वो भी सीखा था एक बार, पर कभी किया नहीं, सीखा था 20-22 साल पहले शौक शौक में। एकदम साइंस है। You can almost easily hypnotize someone if you learn this and practice it for few months and years. I never practiced, I just learned what is the process, what is the science behind it. And as soon as you hypnotize someone for few moments, you can ask this person to do anything that you want and this person will do without asking question. इतने एक्सपर्ट कुछ लोग होते हैं। इन मुखर्जी नगर लास्ट ईयर एक दिन में 3 इंसिडेंट्स हुए एंड वन ऑफ द विक्टिम्स केम टू मी विद रिक्वेस्ट कि मैं जो एसीपी उनसे बात करके उसके जो पैसे को ले गया कोई कोशिश करूं। सो आई टॉक टू द एसीपी, व्हिच वाज माय स्टूडेंट। तो उसने बताया सर आज 2 केस हुए और जो उसने केस बताया मैं सुन के पागल हो गया। क्या केस हुआ है? एक आदमी बाइक पे जा रहा है, रेड लाइट आई, उसे राइट मोड़ना है, एक दूसरी बाइक आई, वहीं रुके, दोनों देखा एक दूसरे को, देखा, हिप्नोटाइज कर लिया और उसके बाद दाएं मुड़ना था, उसी जगह साथ साथ थोड़ा आगे जाकर रुके, उसने पर्स वर्स निकाला, घड़ी निकाल के उसको दिया, फिर इसने कहा तुम जाओ, मुड़ के चला गया, ये आगे निकल गया। 5 मिनट के बाद उसको समझ में क्या कर दिया, उसको पूछ दिया क्या, और फिर पुलिस स्टेशन एफआईआर। और वो इतने घाट पुलिस वाले उससे भी निकाल के चले गए, मतलब तो नहीं कर सकते हैं। इवन इन द हिप्नोसिस इट इज बिलीव्ड दैट इफ समवन हैज डिसाइडेड नॉट टू बी हिप्नोटाइज्ड यू वोंट बी एबल टू डू दैट। बड़ी क्लियर बात है, अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाला हिप्नोटाइज कर रहा है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। एंड व्हेन यू आर एट द हाईएस्ट लेवल कॉन्शियसनेस, नो वन हैज द एबिलिटी ऑफ हिप्नोटाइजिंग यू। वो अचानक होता है, आप बहुत नॉर्मल तरीके से देखें, अचानक किसी ने आपको हिप्नोटाइज किया, शायद कर लेगा, हमेशा नहीं, किसी किसी कर लेगा। सेम गोज विद परसुएशन, क्योंकि हमारे अंदर एक एंटीना होता है, जैसे ही हमें लगता है कोई हमें ज्ञान देने वाला है, खटाक से एंटीना खड़ा हो जाता है, ना ना ना, इससे बचना है, इससे दूर भागना है। वो एंटीबॉडी से काम करता है कि एंटीजन आ गया है, एंटीबॉडी तैयार हुई है। जैसे ही लगता है ज्ञान आने वाला है, लोग भाग जाते हैं। क्लास की बात अलग है, अब ज्ञान नहीं आ जाते हैं, पढ़ना है आपको, पर्पस है आपके पास, वरना जिंदगी में ज्ञान दे आपको बिना बात का ज्ञान झेलना बड़ा मुश्किल है। अब आपको क्या पहनना है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, आपकी पर्सनल चॉइस है। कोई बाबा जाके बोले बेटा तुम ना पीले कपड़े पहना करो, आपने कहा क्यों? बेटा पीला है ना, बृहस्पति ग्रह से कनेक्टेड होता है, उसका असर कई बार नेगेटिव हो जाता है, कृपा रुकी हुई है तुम्हारी। आपका मन करता है यार तुम्हें काम करना, तो पूछा हमने, तुमने ये पहना, मैंने कहा कि मत पहनो, अपना काम करो, क्यों ज्ञान दे रहे हो? और जैसे ही आपको लगता है कोई ज्ञान देगा, आप चौकन्ने हो गए। इसलिए परसुएशन की स्ट्रेटजी क्या है, पता ना चले। बेस्ट परसुएडर्स परसुएड इन अ वे दैट द पर्सन बीइंग परसुएडेड डजंट इवन नो दैट ही हैज बीन परसुएडेड। ये जो घरों में बूढ़े फूफा मौसा है ना, ये गलती करते हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं घर जाएंगी अपने, पेरेंट्स हर चौथे दिन बोलते हैं बेटा शादी कर ले बेटा। फिर लड़की बोलते पापा क्या बात करो, मैं प्रिंस आने वाला है, प्रिंस आने वाला है। हर बार 2 महीने एक्सटेंड होता रहता है, एक्सटेंशन चलता रहता है। आप लोग एक्सटेंशन पे चल रहे हैं अभी? ठीक है, कितने बच्चे एक्सटेंशन पे चल रहे हैं? लड़कियां, हाँ वो चल रही है एक्सटेंशन पे, बहुत एक्सटेंशन करने पड़ते हैं हर बार, एक अटेम्प्ट करो पापा, एक अटेम्प्ट करो पापा, ऐसे एक्सटेंशन चलता रहता है। अब सोचो कि लड़की अपने घर गई है और ड्राइंग रूम में पापा मम्मी दादाजी फूफा जी बैठे हैं, सब सीरियस मुंह लेके बैठे हुए, और फिर कहा गुड्डी आना जरा। गुड्डी को पता नहीं, अरे पापा, कुशल बोले अरे पापा, जैसे दरवाजा खोला 4 मिनट बैठे सर। अब वहां तक आते आते वो समझ चुकी है कि क्या होने वाला है, पर वो आ नहीं रही है। अब वो काउंटर आर्गुमेंट्स तैयार कर रही है दिमाग में कि ये क्या बोलेंगे तो मुझे क्या बोलना है, कैसे बचना है इस चक्रव्यूह से, अभिमन्यु को कैसे बचना है, ये सोचते हुए आ रही है। अब इतनी तैयार है ये कि whatever the amount of your intensity is about persuading, you won't be able to succeed because she is already loaded with the counter arguments. इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी को अप्रोच करना हो उसको पता ना चले, बाई चांस वहां मिल जाना है जहां मिलेगा, है ना। ये नहीं कि पता लगे प्लानिंग है, बाई चांस। चलिए तीसरा है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। ये नहीं कि रोज घर के बाहर बैठे हुए मंदिर की तरह रोज मत्था टेकने आते जाते, उससे रिएक्टेंस हो जाती है। कैसा चिपकू टाइप का इंसान है, चिपकू किसी को पसंद नहीं आता है, और प्लानिंग करके रोज पीछे घर छोड़ के आ रहे हैं, फिर सुबह सुबह से लेके आ रहे हैं साथ साथ, इससे कोई प्रभावित नहीं होता। इससे मैक्सिमम चौकीदार की नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। सिलेक्टिव अवॉइडेंस देखिए अब क्या है, जब कोई अपने एटीट्यूड में स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा, स्पेशली कम्युनल है मान लीजिए कास्ट सिस्टम में, तो उसकी प्रॉब्लम इस लेवल पे आ जाती है। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमें 3 वर्ड्स पे ध्यान देना था, फॉर वार्निंग, ये और ये, पर क्योंकि 5 ही हैं तो पढ़ लेंगे 5 के बाद में पढ़ना पड़े। सपोज आई एम ए कम्युनल पर्सन एंड आई बिलीव दैट माय कम्युनिटी इज इन डेंजर एंड टू कम आउट ऑफ डेंजर आई हैव टू डू समथिंग लाइक जिनोसाइड ऑफ द अदर कम्युनिटी। एकदम कट्टर सांप्रदायिक आदमी मान लीजिए सेकंड के लिए। अब क्या होगा, कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो मेरी थॉट के खिलाफ जाते हैं। ये जैसे अभी यूसीसी की बात हम कर रहे हैं, assume a Muslim man who is against the UCC because he has been given this attitude from his community, अच्छे से दिया हुआ है, और आप चाह रहे हैं उसका एटीट्यूड चेंज करना, which is not going to be easy। आप कैसे चेंज करेंगे? आप फैक्ट्स बताएंगे कि भाई देखो ये जो यूसीसी वाली बातें हैं ना, ये पाकिस्तान में भी अप्लाई हो चुकी है, ये बांग्लादेश में भी अप्लाई हो चुकी है, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। एंड दिस इज नॉट अबाउट कस्टम्स, कस्टम्स विल रिमेन सेम, नो वन इज गोइंग टू टच एनी रिलीजियस कस्टम्स, दे विल बी सेव्ड, सस्टेन्ड। The only difference is that all the women, be it Hindu, be it Muslim, be it Sikh, be it Christian, will get equal rights in the eyes of the law. That's all. This is uniform civil code, nothing else. ऐसे तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे झूठ बोल के घर बनाते हो, फिर क्या करेंगे? आप एक आर्टिकल निकालेंगे, द हिंदू तो ठीक बोलता है, देख द हिंदू का आर्टिकल, इसमें क्या लिखा है, ये देख ड्राफ्ट बिल देख इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस इज द वे यू कैन शो सम फैक्ट्स, यू कैन शो सम आर्गुमेंट्स, यू कैन शो ऑथेंटिक पीसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिससे आप धीरे धीरे उसे कन्विंस कर सकते हैं। दिस इज द वे। लेकिन अगर उसके ऊपर अपने घर की बातें हावी हैं बहुत ज्यादा और वो बेचैन हो जाता है,
कई लोग क्या होता है बेचैन हो जाते हैं कि एक एटीट्यूड है, माना हुआ है, घर में शांति रहती है, आस पड़ोस में शांति रहती है उसको मानने से, बिकॉज दिस पर्सन लिव्स इन ए सोशल ग्रुप वेयर एवरीवन हैज द सेम एटीट्यूड, एंड इफ ही डेवलप्स ए डिफरेंट एटीट्यूड फॉर हिम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दैट सोशल ग्रुप, दिस सोशल ग्रुप कैन डिसऑन हिम। ये प्रॉब्लम समझ पड़ेगी आपको हर सोसाइटी में, एंड ही हैज टू सस्टेन इन हिज ग्रुप, हाउ ही कैन एक्सेप्ट योर थॉट्स। इन थॉट्स सुन के उसको लग रहा है कि बात तो सही है यार, बात तो सही है, फैक्ट्स भी सही है, आर्गुमेंट भी सही है, द हिंदू का आर्टिकल भी ठीक लग रहा है, अब उसे खलबली हो गई मन के अंदर, बेचैनी हो गई। इस बेचैनी से बचने का तरीका क्या होता है? Such people who know they are weak in their attitude and someone can change their attitude, but they do not want their attitude to change. Their defense mechanism is selective avoidance. Defense mechanism is अपने आप को बचाने का तरीका उनके पास क्या है? They defend themselves with the help of selective avoidance. इसका मतलब avoiding something selectively. Selectively avoiding the information which goes against my attitudes. Selectively avoiding the information that goes against my attitudes. रिमोट हाथ में लेके बैठते हैं, टीवी चैनल पे जैसी न्यूज आई जो हमारे खिलाफ खट चेंज, आई विल अवॉइड द इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस माय एटीट्यूड्स, आई विल परचेज द न्यूज़पेपर ओनली द वन व्हिच सपोर्ट्स माय एटीट्यूड्स, नॉट द वन व्हिच इज अगेंस्ट माय एटीट्यूड्स। जिनको हिंदू धर्म बहुत प्यारा है वो दैनिक जागरण खरीदते हैं, मैं देसी समाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस एकदम वही है जो उनको चाहिए पूरा। जिनकी लेफ्ट ओरिएंटेशन है और इंग्लिश आती है वो द हिंदू खरीदते हैं, क्योंकि पूरा थॉट प्रोसेस वैसे मिल जाता है। सो चूजिंग इवन द मीडिया और द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माय एटीट्यूड्स, ये होने लगता है, ये हालांकि सिविल लेवल की बात है, बट सिलेक्टिव अवेयरनेस का मतलब क्या है? भाई क्लास में 4 लोग हैं, एक कायदे की बात करता है और आपके एटीट्यूड से मैच नहीं करती है, और 2-3 गोलू हैं वही बात बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और आपने गोलुओं से ग्रुप बना लिया अपना कि हम सारे गोलू साथ साथ रहेंगे। हमें दिमाग वाला आदमी चाहिए ही नहीं अपने ग्रुप में, आएगा डिस्टर्ब करेगा, आर्गुमेंट देगा, हमें चाहिए ही नहीं। हमें सारे गोलू चाहिए जो मीठी मीठी बात करें, जो हम मानते हैं हम मानते रहें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? सिलेक्टिव अवॉइडेंस के पापा का नाम है बायस एसिमिलेशन, उससे नेक्स्ट स्टेज है, ये और अगले लेवल की स्टेज आ गई। यहाँ के लोग आरोप लगाने लग जाते हैं, जैसे आप किसी से कहेंगे अरे भाई यूसीसी का मतलब समझते लोग कहेंगे तू आरएसएस का आदमी है, तू है मैं जानता हूँ, उसने कहा मैं तो नहीं जानता, नहीं मैं जानता तू है, तुझे भेजा उन्होंने, तुझे पैसे दिए उन्होंने, अरे यार अच्छी बात है। फिर आप बड़ी सभा में बोलने कि भाई माइनॉरिटीज की भी दिक्कतें हैं, माइनॉरिटीज, अच्छा दुबई से पैसा मिला इसको, ये दुबई से है, पाकिस्तान भेजो उसको, अब पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं, यहाँ के लोग भेजो क्या बैठे हैं, ये आदमी बेचारा बॉर्डर पे जाके मरे। आप जैसे ही कुछ बोलेंगे तर्क के साथ, वो वाली बात जिस ग्रुप के खिलाफ होगी पीछे पड़ेगा लेके, वो तर्कों पे बात नहीं करेगा, दे विल टॉक ऑन द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉट ऑन द इन्फॉर्मेशन। So when someone starts avoiding the information, this is one level. When someone starts attacking the source of information, that is known as biased assimilation. ये एनडीटीवी जी चैनल खराब है, गड़बड़ चैनल है, ये पाकिस्तान से पैसा आता है इसके पास, द हिंदू, हाँ नाम का हिंदू है, द मुसलमान है ये इसका सिर्फ नाम द हिंदू है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। और हम द हिंदू खरीदेंगे नहीं, हम इसको आग जला देंगे, हम मनुस्मृति को आग जला देंगे, हम इसमें आग लगा देंगे, हम उसमें आग लगा देंगे। जब आप किसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आग लगा दें, इट मींस यू हैव रीच्ड द लेवल ऑफ बायस्ड एसिमिलेशन अबाउट दैट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जब वो यहाँ पहुंच गया, इस पे अटेम्प्ट करना मुश्किल, बड़ा मुश्किल था, इसको तो मतलब सुधारिए, आपको सुधार देगा वो आदमी, तो इससे बचना ठीक। और जो लास्ट है दैट इज नोन एज एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। अब अगर किसी का एटीट्यूड चेंज नहीं कर पा रहे, तो 2 गलतियां आपसे हो सकती हैं, आपने इतना इंपोज किया कि भग गया, या आपने पहले ऐसा माहौल बनाया मनहूस कि वो समझ गया क्या होने वाला है। माहौल तो बनने नहीं देना है, जैसे कोई बच्चा है छोटा, जैसे आपके पेरेंट्स करना चाहिए आपको, या फिल्म देखने जाओ चलेगा क्या, आपने आपको थोड़ा शक हो कि मेरा बाप कैसे पूछ रहा है, कभी तो पूछता नहीं है, आपने कहा मुझे क्यों जाना चाहिए, तो ना चल मैं जा रहा था, पूछ लेता हूँ, ना जा और अच्छा है, आपने कहा मैं चलूंगा। अब उसको ये नहीं लग रहा कि मुझे ले जा रहे हैं, अब लग रहा है कि वो खुद जा रहे हैं। फिर गाड़ी में अपने को प्यार की बात, कैंपर पिएगा, थम्स अप पिएगा, तो आप करेंगे अच्छा बेटा कुछ पीता है, अरे नहीं पापा कैसे लग रहा है, पीता भी तो क्या हो गया, हमारे सब पीते हैं, पीते क्या हो गया, फ्रेंडली हो रहा है किसी तरह से कि थोड़ा माहौल सेट हो जाए। और पूरा बढ़िया माहौल बनने के बाद वैसे बोले यार सारी बात ठीक है, इतना समझदार तो आदमी है, ये गलत जो करिए तुम यार, फिर मम्मी को क्या जवाब दो, जो करना कर ले, लेकिन सोच ले, बाकी जो तेरी मर्जी ठीक। इतना ही होता है परसुएशन, उसके दिमाग में शक का बीज डाल देना है बस, द डिसीजन यू हैव टेकन इज नॉट एप्रोप्रिएट। और ये बात इतने माहौल के बीच में कहनी कि समझ ना आए कि इसी के लाए थे, सारा प्रपंच इसी एक सेंटेंस के लिए था। But the person who is being persuaded should not be able to understand that this was a conscious attempt to persuade his thoughts. It should be just a very small part of the conversation, and that too in a way that it just came during the conversation. It was never intended. Then it happens. तो ये 2 मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। लेकिन अब जिसको persuade करने के पहले छठा आदमी है, वो उस तरह की बात नहीं सुनता। जैसे आपने कहा, आपको पता है कि आर्टिकल छपा था, करेगी टॉपिक चेंज, I will not discuss on this topic. Let's discuss other things. Let's discuss mango. Which mango is good? कैसे करेंगे आप? Selective evidence से। फिर आप थोड़ा बोला कह रहा है, तू आरएसएस का आदमी है ना, तू पाकिस्तानी है ना, अब उसके बाद क्या परसुएट करेंगे आप? मामला खत्म हो जाता है। फिर एक 5 बार सोचिए उनके बारे में, मैं कई बार इमेजिन करता हूँ कि कैसे कराकारी करते हैं लोग। आप भी सोचो सिचुएशन में, बताओ कैसे किया होगा। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ हमारी, आपको पता है ना, आप थे उस समय, आप नहीं थे उस समय, नहीं पार्लियामेंट में नहीं थे, वैसे वैसे थे दुनिया में दुनिया में तो होगी मेरे ख्याल से, इतने होंगे आप लोग, थे आप लोग है ना मोस्टली, नहीं थे। ये कब की बात है? 13 दिसंबर 2001 बात की बात होगी यार। अच्छा चलो, तो आप लोग उसमें नहीं थे, कोई बात नहीं, होते तो भी आप क्या कर लेते वैसे, कौन सा रोक लेते आप, है ना। यहाँ सिचुएशन एटीट्यूड की है, सोचिए जरा, 2 एग्जांपल से सोचते हैं। पहला ये वाला, उस पर फिल्में मैंने देखी है, बॉम्बे अटैक पे मैंने फिल्में देखी है, वेब सीरीज में देखी है, आपने भी शायद देखी होगी। मुंबई अटैक पे ये एग्जांपल अप्लाई नहीं होगा, पर दिल्ली वाले पे अप्लाई होगा। सो 4-5 बॉयज ब्रेन वॉश्ड इन ए कैंप इन पाकिस्तान, ठीक, वो परसुएशन नहीं, परसुएशन की हाईएस्ट डिग्री ब्रेन वॉश कर देना।
अपना दिमाग काम ही ना करे, पूरा भर देना दिमाग के अंदर, ब्रेन वॉश किया टू द एक्सटेंट दैट दीस पीपल वर विलिंग टू बी डाइड फॉर दिस पर्पस। उन्हें समझा देना कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे ऊंचा पर्पस ये हो सकता है कि तुम इंडियन पार्लियामेंट पे जाके हमला करो, इससे बड़ा कोई पर्पस नहीं हो सकता। उन्हें कन्विंस कर दिया इस बात के लिए, उनको पता है कि मर जाएंगे इसमें, बट स्टिल ए गुड परसुएडर, ए गुड ब्रेन वॉशर विल बी एबल टू ब्रेन वॉश टू द लेवल दैट द पर्सन विल बी विलिंगली रेडी टू डाई, टू किल हिमसेल्फ। ये होता है एक्सट्रीम ऑफ परसुएशन। आपने किसी को ऐसा तैयार किया, मरने को तैयार हो गया। ऐसा मोहब्बत में भी शुरू में एक महीने में होता है, लेकिन ऐसे भी होता है। एकदम नया प्रेमी ऐसा ही होता है, मैं तेरी जान दे सकता हूँ, आपने चाहिए नहीं मुझे, तो नहीं मैं देना चाहता हूँ, नहीं बताओ मैं कैसे, ट्रेन के लिए मैं क्या करूँ, मैं जान देना। तो वो होता है एक खास उम्र में ऐसे हार्मोन ज्यादा होते हैं। अब इन पांचों को समझा दिया, और समझाया कैसे है, हिंदुस्तान में बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है हमारे लोगों के साथ, खतरे में है जिंदगी उनकी, उन सबको बचाने के लिए तुम्हें जाना होगा। ये बेचारा गोलू सा बच्चा, अच्छा हाँ, मैं बचाऊंगा, वो तो गोलू बच्चा है भाई, यहाँ कान पर वहां कान पड़, ऐसा होता है, दोनों गोलू होते हैं एकदम। जितने लोग कम्युनल हैं, जितने लोग कास्टिस्ट हैं, सड़क पे घूमने वाले सब गोलू हैं, सुपर गोलू, ब्रेन वॉश गोलू है सारे, उनका ब्रेन वॉश किसी ने कर दिया, गोलू ने घूमने सड़कों पे, इतना ही मामला है। अब ये बेचारा गोलू बैठा हुआ है, कहा कि कौम खतरे में है हिंदुस्तान में, नाम ही हिंदुस्तान है, देखो तुम्हें चुना गया इस नेक काम के लिए, इस पाक काम के लिए, करोगे? हाँ करूंगा, पूरा पूरा कौम को बचाना है, हाँ बचाऊंगा। तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं, बंदूक उठाओ, दौड़ो 5 किलोमीटर, ऐसा मत करवाओ, फिर ट्रेनिंग होती है, दौड़ना वोड़ना सीखना, बंदूक चलाना, ये सब सिखा दिया। इस बीच में लगातार ब्रेन वॉश चल रहा है कई महीनों तक। इस गोलू को लग रहा है कि सच में दुनिया खतरे में है, मैं जाके बचाऊंगा। हिंदुस्तान का छोड़िए, अमेरिका का हाल देखिए, 15 साल पहले जब हेलीकॉमेट धरती के पास से निकला, अमेरिका में एक दिन में करीब 50 से 80 लोग मर गए, सुसाइड सबने एक साथ किया। संत नगर बुराड़ी में 13 सुसाइड हुए कुछ दिन पहले, 11 या 13 दिन से। हम सब परेशान कैसे हो गया। अब उसका एग्जांपल सुनो, अमेरिका में शायद 80 लोग के आसपास से एक साथ मर गए, सुसाइड। अब सरकार परेशान क्या हुआ, तो पता लगा कि बाबा जी थे वहां, बाबा जी वहां भी होते हैं, बस ड्रेसिंग सेंस अलग होती है, होते वहां भी। पूरी कम्युनिटी को क्या समझा दिया, दिस हेलीकॉमेट हैज बीन सेंट बाय गॉड, स्पेशल व्हीकल है ये, और जो जो इस पे चढ़ जाएंगे वो सीधे गॉड के पास जाएंगे, और बाकी यहीं रह जाएंगे हेल। सो द परफेक्ट टाइम व्हेन द हेलीकॉमेट विल बी क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज द टाइम वी हैव टू डाई। जैसे ही मरेंगे स्पिरिट उठेगी, कॉमेट को बैठ जाएगी, एंड देन इट विल रीच द किंगडम ऑफ गॉड। आपको हंसी आ रही ना, उनको नहीं आ रही थी। करीब 80 लोग, मेरे ख्याल से 80 संख्या 50 80 कुछ 78 मुझे याद है, एक साथ सुसाइड किया सबने, सब मर गए, जस्ट इन ए बिलीफ दैट दिस इज द राइट मोमेंट टू डाई सो दैट वी कैन रीच द किंगडम ऑफ गॉड। मैं इसलिए कहता हूं गधापन हर देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि हमारे अनुपात ज्यादा है, हमारे ठीक ठाक है, बाकी जगह भी ठीक ठाक है। ये अमेरिका का हाल बता रहा हूँ। ये तो पाकिस्तान का अनपढ़ गोलू बेचारा, कह रहा है इंडिया को खत्म करना है, हाँ कर दूंगा, इंडिया की पार्लियामेंट को खत्म करना, हाँ सारे एमपी में सबको निपटा देना, हाँ कर दूंगा। जाओ दिल्ली और वहां जाके 10 दिन प्लानिंग करो, काजू वाजू खरीद लेना, खाने होंगे पार्लियामेंट के अंदर जाके। काजू निकले थे ना वहां से, तो काजू ले गए थे कि अगर 10 दिन रहना पड़ेगा तो 10 दिन रहेंगे। पूरी पट्टी पढ़ा दी, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ परसुएशन, दैट इज ब्रेन वॉशिंग। और मेरे लिए जो क्वेश्चन है, जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पढ़ाया क्या है कि यहाँ बहुत दिक्कत है, जुल्म होता है, सितम होता है। अब जब वो आए होंगे 10 दिन 20 दिन यहाँ रहे भी होंगे, शायद 1 महीना 2 महीने रहे होंगे, तो घर से निकले भी होंगे बाहर, लोगों से मिले भी होंगे, देखा भी होगा ठीक ठीक ही चल रहा है यहाँ पर सब। कोई मुस्लिम आदमी औरत भी मिल गया होगा रास्ते में, बच्चा मिल गया होगा, और उससे पूछा होगा अहमद चाचा ये बताओ यहाँ सब ठीक है, सुना है बड़ा जुल्म होता है। अहमद चाचा कह रहा है किसको होता है जुल्म, नहीं सब ठीक है, एकदम बढ़िया है, हमारे भाईजान इलेक्शन लड़े पिछली बार जीत गए, वो तो पार्षद है। ये खतरा वो ब्रेन वॉश करने वाले कैसे झेलेंगे कि उसको वहां किसी ने बता दिया सब खत्म हो जाएगा। इसका इलाज है एटीट्यूड इनोकुलेशन, कि जो मैंने ब्रेन वॉश किया कोई काउंटर ब्रेन वॉश ना कर दे। कैसे करते हैं, इनोकुलेशन इज अनदर वर्ड फॉर वैक्सीनेशन, inoculation is vaccination. And if you know the basic concept of vaccination, like in COVID-19 or anywhere else, what is vaccination? हमारी बॉडी के पास इम्यून सिस्टम अपना ही है, एंटीजन जो बाहर से हमला करता है, जैसे एंटीजन आता है बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। एंड इफ वी हैव बीन एबल टू मेक द एंटीबॉडीज एडिक्वेटली विद इन द टाइम, दिस एंटीबॉडीज किल द एंटीजन्स एंड वी आर सेफ। अगर किसी बीमारी से मरते हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है, इन्फेक्शन डिसीज से मरते हैं तो, कि एंटीजन जिस स्पीड से आया, जब तक एंटीबॉडीज बनती तब तक सिस्टम फेल हो गया, अब मर गए। सो इफ द एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू फेस द एंटीजन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वैक्सीनेशन का कांसेप्ट क्या है कि जो एंटीजन आएगा उसकी कमजोर और थोड़ी सी डोज पहले से बॉडी में डाल दो। इस कोविड वैक्सीन था तो उसमें क्या हुआ, हमारे अंदर मरे हुए कोविड, मतलब मरा हुआ जरूरी नहीं होता, किसी किसी से मरा हुआ हो सकता है, कमजोर या मरे हुए वायरस की थोड़ी सी डोज हमारी बॉडी में वैक्सीन से डाल दी। जैसे ही हुआ इम्यून सिस्टम ने उस पर एक्शन लिया, एंटीबॉडीज बनाए, हम सबको बुखार हुआ, बहुत पेन हुआ, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी काम कर रही है उस पर, और 1-2 दिन होते होते, 1.5 दिन होते होते हमें पेन से बाहर निकल गया, यानी कि एंटीबॉडीज तैयार है। अब असली वाला आएगा तो निपटा देंगे उसको, नकली वाले ने ट्रेनिंग दे दी, दिस इज वैक्सीनेशन। अब इनको चिंता है कि एटीट्यूड इनका वहां जाकर चेंज हो गया, इतनी रिसर्च की इन पे 6 महीने ट्रेनिंग करवाई, और वहां जाकर देखिए सब तो ठीक है, अहमद चाचा ठीक है, लेकिन यार 6 महीने खराब हो गए हमारे, तो हम भी यही नौकरी करेंगे अब। ये तो मामला खराब हो गया था, इतनी मेहनत की। तो इनोकुलेशन कैसे करते हैं, थोड़ी सी डोज पहले दे देते हैं, जो होने वाले पहली डोज दे देते हैं, पता ट्रेनिंग से आते हैं। देखो फिरोज, जब तुम वहां जाओगे तुम बहुत महान काम के लिए जा रहे हो, हाँ जी जी, मरना पड़ेगा, हाँ जी जी मरना पड़ेगा। मरना कुछ नहीं होता है, मरना मतलब जन्नत जाना है, हाँ ठीक जी जन्नत जाना है। देखो हिंदुस्तान में इतना खौफ है कि वहां के मुसलमान से बात करोगे ना, उनको बोलने की आजादी नहीं है, उनसे पूछो सब ठीक चल रहा है, उनको कह रखा है कि हाँ बोलना ठीक चल रहा है, बोल भी नहीं सकते क्या चल रहा है, इतना जुल्म है वहां। तुम एक काम करना, 2-4 मुसलमानों से पूछना कि भैया ठीक है, वो बोलेंगे हाँ सब बहुत बढ़िया है, समझ जाना, बड़े बड़े लोग हैं वो। अरे अच्छा अच्छा वो बता दिया आपने। अभी इंडिया आया,
अहमद चाचा सब ठीक चल रहा है? हाँ बच्चा सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा बताया था भाई, इतने खौफ में है चाचा, बोल भी नहीं पा रहे। और इसके मन में आ रहा है चाचा बस 10 दिन रुको, सब ठीक कर देगा, ये गोलू सब ठीक कर देगा, ये गोलू पूरे हिंदुस्तान को ठीक कर देगा, बस चाचा 10 दिन की बात है। चाचा कह रहे क्या ठीक कर दोगे? बस चाचा इससे ऊपर बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आंसू जो नहीं आ रहे वो भी देख पा रहा हूँ। अब इसका एटीट्यूड को कैसे चेंज करेगा? पहली वैक्सीन में क्या है? And this level of persuasion, which also tackles the possible changes in the mind of the person persuaded, is known as attitude inoculation. So if someone has been inoculated beforehand, you won't be able to change his attitude comfortably. If someone has reached the level of selective avoidance or bias assimilation, it's almost impossible to change this person's attitudes. And two mistakes which we make sometimes: either we impose ourselves so much on that person, or we prepare the conditions in which this person is forewarned. In psychology, they say forewarning is forearming. हम हथियार इकट्ठे कर लेते हैं जैसे हमें चिंता होती है कि ब्रेन वॉश होगा। Have I been able to clarify this 5 concept to you? अब यहाँ से लौट के वापस जाएंगे उसी वाले टॉपिक पे। अब देखिए क्या मामला था। Yes, 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 yes. No, 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 no. If someone is persuading to the highest level, chances are more that he is dogmatic, but it's not necessary. हो सकता है कि कोई आपको बहुत परसुएट इस बात के लिए कर ले कि जिंदगी समाज के लिए ही कुर्बान कर देनी चाहिए, तो डोगमेटिक होना जरूरी नहीं है, बट मोस्ट लाइकली दिस पर्सन हैज टू बी डोगमेटिक, नॉट नेसेसरी। ठीक है, हाँ भाई बोलो, उठ के बोलो यार थोड़ा। हाँ हाँ, आइडियोलॉजी से तो चेंज होता ही है, दोनों एक नहीं है। थॉट यार अभी 15 मिनट पहले निपटा लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर बहुत अर्जेंट, अच्छा पूछिए पूछिए, एक बार मास्क हटा के चेहरा दिखाओ। हाँ बताओ। हाँ इसको इसके बाद करते हैं, ये खत्म होते करते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा पॉइंट था इसमें, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वहां चले गए जो हमें बाद में समझ नहीं था। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स कैन स्टॉप न्यू एंड अपोजिट थॉट्स फ्रॉम बीइंग एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है? इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अबाउट एनीथिंग, मोस्ट लाइकली you will reach in the state of bias assimilation or selective avoidance. Bias assimilation or selective avoidance. And if you are in the state of selective avoidance or bias assimilation, anyone trying to give you a new thought will not succeed because your attitudes will not let the new thoughts come into your mind. You will stop them before listening to them. छोटे बच्चे को अगर कुछ नई चीज खाने के लिए कहें कि बेटा आज बहुत टेस्टी घिया बनाया है, ट्राई करो, क्या बोलते हैं? नहीं मैं बिल्कुल खाऊं। उसके मन में बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ जहरी खिलाएगी मुझे, ये अच्छे के नाम पे सब गंदा गंदा खिला देती है मुझे और बोलती है हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जो हेल्थ के लिए अच्छा है उससे उसको नफरत हो चुकी है पहले से, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है। ही विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू बिकॉज ही इज इन द सिचुएशन ऑफ सिलेक्टिव अवॉइडेंस एंड बायस एसिमिलेशन। अंडरस्टूड? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड एटीट्यूड्स। इसके बाद हम 3 शब्द हैं छोटे छोटे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बस रिलेशन समझ लीजिए। वन वर्ड इज स्टीरियोटाइप, जो हम समझ चुके हैं। सेकंड वर्ड इज प्रेजुडिसेस, थर्ड वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। एंड वन ऑफ द पीसीएस एग्जाम्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। So I'm discussing all the topics from the point of view of IAS as well as few PCS exams, especially UPPCS. Many of you will be attempting some PCS exams. So this question has been asked by them. ये क्वेश्चन अभी आपने किसी से पूछा भी था, तो उसका आंसर समझते हैं। What is a stereotype? Stereotype is only cognitive because this is a kind of a thought. So stereotype is a thought, which means it is only cognitive. ये thought कैसी है हमने डिस्कस किया था। This is a kind of generalization and maybe a kind of expectation. This is prevalent in the society. So stereotype is cognitive, it is a thought, it is a generalization or expectation, generally negative about a group. दिल्ली के अमीरों से पूछो बिहार के लोगों को क्या बोलते हैं? हाँ बोलते बिहारी ही है, इसलिए लिंग्विस्टिक्स में एक वर्ड आता है, डिनोट करना और कनोट करना इज डिफरेंट। व्हेन यू से किसी बिहार के आदमी को अपने वो बिहारी, डिनोट सही कर रहा है, यू आर सेइंग बिहारी टू अ पर्सन हु इज फ्रॉम बिहार, डिनोट ठीक कर रहा है, बट द इमोशन अटैच्ड टू इट दैट इज नोन एज कनोटेशन, दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। So denotations are not adequate to understand the meaning of the word. You also have to understand the connotation. So generally they are negative about a group, any culture, any society, any state. Last, stereotypes यूनिवर्सिटी के लोग जानते हैं या आम आदमी जानता है उसी तरीके से? Prevalent in the society. So they are very common. Almost everyone in the society doesn't only know the stereotypes. They expect the same behavior from the people of that group, जिनके बारे में ऐसा stereotypes बने हुए हैं। ठीक है, और इसका असर ज्यादा किस पे आता है? Weaker sections पे। So stereotypes about women, stereotypes about minorities, about tribals. कई मौका में तो जो जोक्स आपको अरे भाई इतना गुस्सा आ गया, ये बेचारी इनको दिल का दौरा पड़ जाता है जैसे चौंक गई है, आपको लगा कि हमला हो गया, आपको लगा वो जो आया था हमला कर दिया, गोली ने बंद कर दिया। जो टेररिस्ट एग्जीक्यूट करते हैं ना वो गोलू होते हैं, उनके पीछे जो बाबा है ना असली वो है, असली घाघ लोग वो है, गोलू इकट्ठा किया चल भाई जाओ, तो बेचारा गोलू आदमी। सो विमेन माइनॉरिटीज ट्राइबल्स में जो एक बात कहने लगा, इसी में हमला हो गया बीच में। जो जोक्स आप लोग जनरली सुनते हैं अपने ग्रुप्स में, एक फिल्टर लगा के उस पर देखना एक बार। मोस्ट ऑफ द जोक्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट? ऑफ स्टीरियोटाइप्स। संता बनता जोक्स बिलोंग्स टू स्टीरियोटाइप्स अबाउट द सिख पॉपुलेशन। औरतों पर तो कितने जोक्स हैं,
अच्छा हस्बैंड वाइफ के झगड़े खूब होते हैं, हर दुनिया में होते हैं, पर अगर आप 50 जोक्स पढ़ेंगे तो उसमें से 49 होंगे हस्बैंड इज अपसेट फ्रॉम द वाइफ इज अपसेट फ्रॉम द हस्बैंड, ऐसा को 50 नहीं करेगा। और ये प्रोपोर्शन धीरे धीरे आपके मन में और गहरा करेगा। हाँ ड्राइविंग को लेकर मतलब औरतों में दिमाग नहीं होता, ये बात नहीं फैला दी है जोक्स ने, इतनी फैला दी है जोक्स ने कि लोग जनरली बिलीव करने लगे कि हाँ मतलब महिलाओं को बोलते हैं सुनेंगे, खुद बोलती हैं। स्टीरियोटाइप जब हाईएस्ट लेवल पे आता है तो जो विक्टिम है वो खुद उसको मानने लग जाता है। एंड वन ऑफ द वेरी फेमस रिसर्चेस इन फेमिनिज्म सेज, एक रिसर्च हुई कि आदमी कितना काम करते हैं, औरतें कितना काम करती हैं। आदमी लोग जनरली बाहर काम करते हैं, ऑफिस में दिन में 7 घंटे काम करते हैं, उसमें बीच में थोड़ा ब्रेक मिलता है लंच। औरतें घर में काम करती हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में, एंड दे वर्क मोर देन द मेन बिकॉज दे स्टार्ट at 5 o'clock in the morning and work till 10 11 o'clock in the night। फेस्टिवल छुट्टी भी नहीं होती, फेस्टिवल पे ज्यादा काम होता है उनके पास, संडे भी नहीं होता, संडे तो तबाही है उनके लिए, all 7 days, so they work more than the men, simple सी calculation। but in our society it has been a stereotype that only the men work। तो एक सर्वे हुआ, सर्वेयर्स घरों में गए, लेडीज से मिले, विमेन से मिले और कहा कि फॉर्म भरना है, हम भरेंगे, बस बोलते जाओ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो जैसे वो कह रही कि वो बैंक में नौकरी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या करती हैं, मैं कुछ नहीं करती। उसने क्या, उसको आई डोंट, मैं कुछ नहीं करती, लिखो लिखो, नहीं कुछ नहीं करती। इतनी बड़ी मक्कारी चल रही है देश में, जो दिन में 11-12 घंटे काम करता है वो खुद कह रहा है कि मैं काम नहीं करता, और जो 8 घंटे काम करता है उसकी धौंस देखिए, सारा काम नहीं करता हूं। स्टीरियोटाइप ये होता है कि औरतें खुद कह रही हैं कि हम काम नहीं करते। इससे बड़ी सोशल मक्कारी सोच सकते हैं आप सोचने की क्या क्या पढ़ा है, दिमाग खराब कर दिया इसमें। तो अपनी मम्मी से ठीक से बात करना, 12 घंटे काम करती हैं वो, फिर पापा काम नहीं करते, मम्मी ज्यादा काम करती है, वेतन सैलरी नहीं मिलती, अलग बात है, लेकिन अब जितने जोक्स आप सुनकर ठीक ही करते हैं ना, उन पर फिल्टर लगा के देखना, ये स्टीरियोटाइप्स के बारे में, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में, मोस्ट ऑफ द जोक्स आर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। चलिए नेक्स्ट पे आइए, प्रेजुडिसेस। अब देखिए इसी को स्टीरियोटाइप को, प्रेजुडिसेस या प्रेजुडिस इज एन एटीट्यूड। दिस इज अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन इन यूपीएससी। प्रेजुडिस इज नथिंग बट एन एटीट्यूड। इस एटीट्यूड का कॉग्निटिव पार्ट जो है दैट इज स्टीरियोटाइप। When a social stereotype develops into an attitude by combining emotive and behavioral aspects, तो जब तक स्टीरियोटाइप केवल कॉग्निटिव हंसी मजाक तक चले तो दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप इमोशंस इवोक होने लगे, किसी के खिलाफ नफरत पैदा होने लगे कि भाई ये लोग अच्छे नहीं होते, बहुत गंदे होते हैं, उनको देख के गुस्सा आने लगे, जब किसी ने कुछ नहीं कहा आपसे, उस कम्युनिटी का आदमी आपके सामने, आप गुस्सा की जिंदा क्यों है, क्यों मेरे सामने आ गया है, आपको गुस्सा है, उसने कुछ कहा भी नहीं आपसे, आप अपनी शरीर पकड़ अंदर ही अंदर इमोशन, गुस्सा है, नफरत हो रही है, और उसके बाद आपका पूरा मन करता है कि मैं बिहेवियर भी कर दूं, डिस्पोजिशन टू बिहेव है, और आपको लगता है बस अकेला मिल जाए, अभी तो मेट्रो की भीड़ है, अकेला मिल जाए, आज तो गया, और अपने हथियार तेज कर लिया अपने, कि अकेला मिल जाए बस, और वो मेट्रो में चला गया, फिर अपने हथियार पहुंच के अंदर रख लिया वापस। You could not behave, but you were prepared to behave in the way aligned to your attitude. So when you have a complete attitude based on the social stereotype, it is known as a prejudice. In most of the societies, it happens that few communities do have an approach of prejudices against the other communities. And when we see only the behavioral aspect, not the complete attitude, behavior based on prejudice is discrimination. So discrimination is only behavior, stereotype is only cognition, and prejudice is complete attitude in itself. डिस्क्रिमिनेशन कैसे देखते हैं, कहीं तो ब्लंट होता है, कहीं तो ब्लंट नहीं होता। कल यहाँ बच्चा बैठा था, उसने मैंने उससे सवाल पूछा था, उसने कहा यूपीएससी के इंटरव्यू में ब्यूटी में चलती है, तो मैंने उसको कहा तुम्हें बता दो भाई, तुम इंटरव्यू ले रहे हो, एक लड़का एक लड़की है, सब सेम है, दोनों स्मार्ट है, सब समान है, एक को चुनना है, तो उसने फिर तो लड़की को ही चुन लेंगे। नहीं बच्चा बैठा था ना, कौन था, अब पीछे बैठा है, कल यहाँ नंबर 3 चेक कर, आप बैठे नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं, कल वो यहाँ बैठा था, मैंने सिर्फ इतना बताया है ना, ये ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं सिर्फ याद दिला दूँ कि ऐसा हुआ था। कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेट अस टेक द फाइनल एग्जांपल बिफोर द लंच ब्रेक। सपोज you have to select one person to work in your office, everything else is same, perfectly equal. Out of the two candidates which are best, one is a Hindu and one is a Muslim, everything else is same, not even the difference of decimals. अब आप में से जो हिंदू हैं वो अपने मन में सोच लेकर चुनेंगे, जो मुस्लिम है वो मन में सोच लेकर चुनेंगे, and most likely we will be choosing the one from our community. ये है subtle discrimination, और किसी किसी केस में क्या होता है blunt discrimination, जहां खुल के बोलते भी हैं, अरे तू नौकरी करेगा, तू करेगा, लगा से नौकरी करेगा, ये blunt होता है, और जहां चुपके से होता है वो subtle होता है। अंडरस्टूड?